हाय, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। शुगर टॉक और चीनी मंडी की तरफ से मैं स्वरूपा आपके साथ हूँ। और जैसा कि आप सभी को मालूम है, शुगर टॉक और चीनी मंडी ने ये इस चीनी पे चर्चा इसका आयोजन किया है। और जैसे कि आपको सभी को पता है कि कोरोना वायरस और कोविड-19 के चलते हमारे जो देश ही नहीं पर पूरे वर्ल्ड में जो कुछ क्राइसिस चल रहा है, उसकी वजह से पूरी इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री भी इससे अलग-अलग नहीं है। और इसी के चलते आज हम ये जो चीनी पे चर्चा इसका हमने आयोजन किया है और इसकी थीम है रिस्पॉन्डिंग टू कोविड-19 एंड द वे फॉरवर्ड इन शुगर इंडस्ट्री। तो चीनी पे चर्चा ये वेबिनार शुरू करने से पहले मैं शुगर टॉक कम्युनिटी के को-फाउंडर तनवीर नूरानी जी से दरख्वास्त करती हूँ कि वो 2 शब्द कहे। प्लीज सर। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। चीनी मंडी और शुगर टॉक ग्रुप दोनों जो है एक साथ आए हैं व्यापारियों की समस्याओं को समझने के लिए और व्यापार में होने वाली जो कठिनाइयां हैं उस पर चर्चा करने के लिए एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे आए हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरी चीज, शुगर टॉक ग्रुप बनाने का उद्देश्य जो था 2014-2015 में, वो सिर्फ यही था कि सभी लोगों को, सभी व्यापारी, शुगर मिल्स, ब्रोकर, सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे लेकर आने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहाँ पे सब लोग अपने व्यापार से संबंधित समस्याएं और उसके प्रति जो भी जानकारियां हैं उसको शेयर किया जा सके। धीरे धीरे इसको बढ़ते बढ़ते आज करीब 6 साल हो चुके हैं और ये आज भी अपने रूप में एक अच्छी तरीके से कार्य कर रहा है। इसमें सभी ग्रुप मेंबर्स और जितने भी ग्रुप एडमिन्स हैं उनका भरपूर सहयोग मिला है। दूसरी चीज, चीनीमंडी.com जो है ये एक बहुत अच्छा उत्पाद है। अगर चीनीमंडी.com और शुगर टॉक मिलकर ये कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं तो इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये है कि सभी लोग, जितने भी व्यापारी हम लोगों से जुड़े हुए हैं या जितने लोग जो शक्कर व्यापार से जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लेके आना ही सब इस प्रोग्राम का, इसी कार्यक्रम का मकसद है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कपिल भाई का, जोशी जी का, यतिन भाई का, हमारे प्रिय जीतू भाई का, हमारे गौतम काका का, और सबसे ज्यादा हमारे दीपेश भाई, और सबसे इस ग्रुप के सबसे बड़े और सबसे नामचीन हमारे विक्की बाबू, उनका सबका स्वागत है चीनीमंडी.com में, शुगर टॉक ग्रुप में। और जो लोग भी अटेंड हो चुके हैं उन सबका तहे दिल से इस्तकबाल है, तहे दिल से स्वागत है, तहे दिल से अभिनंदन है। आगे की कार्रवाई आप सुचारू रूप से पूर्ण करें। यस, थैंक यू सो मच सर फॉर योर काइंड वर्ड्स। और अभी जो हमारे मॉडरेटर्स हैं और जो हमारे पैनलिस्ट हैं, मैं उन सभी को इंट्रोड्यूस थोड़ी लिटिल इंट्रोडक्शन में करना चाहती हूँ। वेल, अभी हमारे साथ है मॉडरेटर कपिल नेमा जी, दालमिया भारत शुगर के सेल्स एंड मार्केटिंग हेड। चीनी क्षेत्र में इनका बहुत सालों का एक्सपीरियंस रहा है, बहुत सारे वेल नोन ट्रेड हाउसेस के साथ इन्होंने काम भी किया है। As we all know, Dalmia Bharat Sugar is a leading sugar manufacturing group in India and also only sugar group having presence in Uttar Pradesh and Maharashtra. So thank you, sir. Thank you so much, sir, for being with us in this webinar. Thank you so much. Thank you. यस, और अभी जो हमारे पैनलिस्ट हैं, मैं उनका भी आपको एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। हमारे साथ है जवाहर सहकारी साखर कारखाना के मैनेजिंग डायरेक्टर मनोहर जोशी सर, वो पिछले 30 साल से इससे जुड़े हुए हैं और 15 साल से श्रीराम जवाहर सहकारी कारखाना उद्योग से भी जुड़े हुए हैं। नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर इंडस्ट्री के भी वो मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं। इसके अलावा औद्योगिक उत्कृष्टता के लिए उनको पुरस्कार भी मिला गया है और चीनी उद्योग में ऊर्जा दक्षता और संरक्षण के क्षेत्र में भी डॉक्टर बंसीधर गोल्ड मेडलिस्ट भी वो रह चुके हैं। नमस्कार एवरीबॉडी।
नमस्कार। Yes. नमस्कार to all. Thank you so much, sir, for being with us. Yeah. और हमारे Thank you. दूसरे पैनलिस्ट है SBM and Company Private Limited के डायरेक्टर मिस्टर विकी गुप्ता. From 1985, he has been into trading of agricultural commodities, and now the company stands as a global powerhouse in agricultural commodity and trade. हमारे तीसरे पैनलिस्ट है यतीन वाधवाना जी, जो कि भारतीय वैश्विक चीनी बाजारों में 35 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ रणनीति सलाहकार और व्यापारी रह चुके हैं। और हमारे चौथे पैनलिस्ट है गौतम शाह, जो कि 40 साल की चीनी वस्तु में प्रमुख व्यापारी रह चुके हैं। आई रिक्वेस्ट टू कपिल नेमा जी, ओवर टू यू। थैंक यू स्वरूपा। और आज के चीनी के चर्चा पे सबका स्वागत है। अभी तक जनरली एक ट्रेंड रहा है कि शुगर की कॉन्फ्रेंस होती थी, उसमें सब लोग मिलते थे, पर आजकल ऐसा माहौल है कि मिलना नहीं हो पाएगा। तो चीनी मंडी ने और शुगर टॉक ने मिलकर ये ट्राई किया कि ऐसा एक ऑर्गेनाइज किया जाए जिसमें सब एक साथ अटेंड कर सकें, चीजें डिस्कस कर सकें, और इस समय जो माहौल है, जो वातावरण है, उसके हिसाब से क्या शुगर में चल रहा है और क्या लगता है आगे, उसके बारे में डिस्कस कर सकें। उसके लिए एक हम लोगों को यहाँ पे बुलाया गया है। तो अब आप लोग का ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम चालू कर सकते हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो पहला सवाल सबसे पहले जोशी साहब से। जोशी साहब नमस्कार। नमस्कार सर। जोशी साहब, जिस हिसाब से चीजें चल रही हैं, जो सिनारियो है, चीजें काफी स्लो डाउन हो गई हैं, आपको जो कोरोना में जो पिछले 3 महीने निकले, उसके बारे में आपका क्या विचार है? क्या इम्पैक्ट आया है शुगर पे, शुगर सेक्टर पे? कपिल जी, इम्पैक्ट तो सबको दिख ही रहा है। डिमांड स्लो है और रिलीज भी जो मैकेनिज्म चल रहा है उसे चलते हुए जो महाराष्ट्र की चीनी है स्पेशली, वो कहीं बाहर नहीं जा रही है, स्टक अप है। स्टॉक पोजीशन अगर देखा जाएगा तो महाराष्ट्र का स्टॉक बिल्कुल 100% जो 1920 का क्वांटिटी वाइज मिलों के साथ ही है। ऑन द अदर हैंड नॉर्थ की जो मिलें हैं तो उनका मार्केट नॉर्थ ईस्टर्न की तरफ से आते हुए उनका 30-35% तो माल करंट ईयर का चला गया है। तो कोविड-19 के चलते हुए इन माय व्यू इट्स अ वेरी डिफिकल्ट पोजीशन फॉर स्पेशली फॉर महाराष्ट्र। वी आर जस्ट सिटिंग ऑन द स्टॉक्स नॉट ऑफ 1920 एंड अर्लियर आल्सो। अच्छा, इसमें कहीं पे आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा महाराष्ट्र की मिलें मैनेजमेंट में, सेल्स में थोड़ा सा यूपी की मिलों से थोड़ा सा पीछे रह गई हैं, स्पेशली ये पास 2 महीनों में? थोड़ा मैं उसका थोड़ा बैकग्राउंड सबको बताना चाहूंगा कि महाराष्ट्र और यूपी में यूपी नॉर्दर्न पार्ट इज कम अंडर ट्रॉपिकल जोन as against the Maharashtra and other parts, they are come under subtropical zone. Geographically there is difference between two states. लैंड अंडर शुगर केन कल्टीवेशन, ये थोड़ा डाटा में आपको सबको थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ कि लैंड अंडर शुगर केन महाराष्ट्र में मैक्सिमम 10 लाख हेक्टेयर का हो सकता है, यूपी में इज अराउंड 20 to 20 लाख हेक्टर्स नॉर्मली। जब एबनॉर्मल सीजन जैसे 1920 थोड़ा एबनॉर्मल सीजन रहा, 18-19 was normal season. Maharashtra produced around 10.7 million tons of sugar, but this year is around 61-62 like that. So upper limit of land under sugarcane in Maharashtra will be 10 lakh hectares as against UP 20 to 20 lakh hectares. पानी का महाराष्ट्र में जब अच्छी बारिश होते हैं, मानसून सा गुड, सब डैम्स तो भरे हुए रहते हैं। कोयना है, कालामवाड़ी डैम है, जायकवाड़ी, उजनी, ये सब अगर डैम पूरे भरे रहे तो 5 साल का अगर एक शुगर में हम साइकिल लेंगे तो 3 साल का प्रोडक्शन ठीक रहता है, 2 साल का ड्रॉप हो जाता है। सो महाराष्ट्र नाउ अर्लियर इट वाज प्रोडक्शन वाइज हमारा नंबर 1 पे स्टेट था, लेकिन अभी 2 साल से हम नीचे आ गए हैं बिकॉज ऑफ दिस वैगरीज ऑफ मानसून एंड
तो पानी की कमी की वजह से जो मराठवाड़ा रीजन है महाराष्ट्र का वो प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। तीसरी चीज मैं बताना चाहूंगा आपको, शेयर करूंगा कि क्रॉप इन महाराष्ट्र इज अराउंड 12 मंथ्स टू 18 मंथ्स का है। अर्सली प्लांटेशन महाराष्ट्र में ज्यादा रहती है एज अगेंस्ट यूपी, क्रॉप इज अराउंड 12 टू 14 मंथ्स। क्वालिटी ऑफ नया जो गन्ने का जो आया है, बीज आया है, तो महाराष्ट्र में तो CO 86-032 एंड CO 260, CO 265 ये ही प्रोमिनेंट वैरायटीज है गन्ने की। 5 साल पहले जो यूपी में 268 का वैरायटी का इंट्रोडक्शन जो हो गया, उसके बाद यूपी जो पीछे था पर हेक्टर यील्ड में और रिकवरी में भी, तो आगे चला आया। दिस इज रिगार्डिंग द लैंड, वाटर, age of the crop and quality of cane. The major difference is logistics, harvesting and transport of sugar cane. In earlier days, in UP there is practice, वहां होता था कि वहां गन्ने का मंडी रहता था और सभी फार्मर्स उस मंडी में गन्ना देते थे और वहां से शुगर मिल की तरफ आता था। अब नया ट्रेंड लॉजिस्टिक्स में अडॉप्ट कर दिया, जो पहले महाराष्ट्र में पहले से ही वहां चलता आ रहा है, वो फार्मर्स डायरेक्ट मिल गेट पे सप्लाई होना शुरू हो गया। तो अर्लियर यूपी वाज वेरी लैगिंग बिहाइंड इन रिकवरी बिकॉज ऑफ द टाइम शेड्यूल, टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग टिल टाइम ऑफ क्रशिंग। वो समय कम हो गया है, वैरायटी भी अच्छी मिल गई है, तो उनका महाराष्ट्र का जैसे एवरेज 11.25% शुगर रिकवरी रहा, तो उससे आगे यूपी चला गया है। इस अराउंड 11.45 के करीबन उनका शुगर रिकवरी हो रहा है। दिस इज ऑफ द मिल की बाहर की ये चीजें ये इम्पैक्ट करती है। जब गन्ना अंदर आता है मिल के अंदर, तो टेक्नोलॉजी में जैसे 3 ही चीजें मैं बता पाऊंगा आपको। एक है मिलिंग, जो गन्ना आता है फ्रेश आता है, उसे ज्यादा से ज्यादा एक्सट्रैक्शन लेना जिम्मेदारी है। मशीनरी स्पेसिफिकेशन तो मशीनरी जो इंस्टॉल मिले हैं, तो इंस्टॉल महाराष्ट्र में जैसे वैसे ही यूपी में है, लेकिन इम्बिबिशन केन, इम्बिबिशन परसेंट केन महाराष्ट्र में अप्रोक्सीमेटली 25% ही होता है, एज अगेंस्ट यूपी 35% तक ले जाता है। ज्यादा से ज्यादा गन्ने का जो चीनी की मात्रा है वो जूस में आ गए, वो ज्यादा से ज्यादा गर्म पानी से बगैस पूरा धो डालते हैं। वो प्रैक्टिस इज 35% ऑन केन and Maharashtra 25%. So with the new variety of cane and with this milling practices, UP is gaining in recovery too, whereas Maharashtra is lagging behind. Because of the third part of it is because of good quality of bagasse, boiler efficiency naturally goes up. And तीसरा बात ये है, जिनके पास कोजन होगा तो ज्यादा आउटपुट मिलेगा कोजन की तरफ से। तीसरी बात है कि यूपी में बोल्डर ग्रेन प्रोड्यूस करने की, मैन्युफैक्चरिंग करने का ट्रेंड है। जैसे 70-80% दे प्रोड्यूस एम क्वालिटी ऑफ शुगर, एज अगेंस्ट द महाराष्ट्र दे अराउंड 50-60% दे प्रोड्यूसिंग ओनली एस शुगर, एंड दे आर वेरी मच इम्प्योरिटी जो है शुगर की, इकोमसा, जैसे इकोमसा में हम माप लेते हैं उसको, तो इम्प्योरिटी से बहुत कम रहती है। और 15-20 साल जैसे शुगर इंडस्ट्री का डीलाइसेंसिंग हो गया, जो प्राइवेट मिल आ गए, पहले से ही न्यू टेक्नोलॉजी के साथ आई, उसके साथ उन्होंने वैल्यू एडिशन भी लगा लिया। तो वैल्यू एडिशन के चलते हुए इथेनॉल की पॉलिसी अच्छी बन गई। थोड़ा कोजन रखा पैसा उन लोगों का भी अटका है, यहाँ भी अटका है। महाराष्ट्र में अभी इथेनॉल जैसे गवर्नमेंट बढ़ावा दे, लेकिन ज्यादा मिलों ने लगाया नहीं है, तो थोड़ा टेक्नोलॉजी में है पीछे रह गए, पीछे रह ही गए, बिकॉज वन ऑफ द अदर रीजन। एंड महाराष्ट्र में जैसे कंपोजिशन अगर देखा जाएगा प्राइवेट और कोऑपरेटिव का, तो प्राइवेट इज कंसिडर्ड 45% ऑफ द प्रोडक्शन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, कोऑपरेटिव 55, अर्लियर इट इज 95%. Only few mills in private sector they are working, and after last 15 years the scenario has changed from 5% to 45% production. I guess UP are almost all mills, 90% mills are in private sector, and only 10%, only 24 mills are in cooperative sector. So quantum of private millers, and the private millers they are very market oriented entrepreneurs, and the cooperative sector and especially Maharashtra, they are lagging behind in marketing. You are true in that sense, and we have to improve. There is lot of scope to improve the technology and the marketing skills as well as quality of sugar in the coming days.
to survive in the market. Thank you, sir. Very interesting response. Gautam bhai, बोलो कपिल जी। तो अभी कोरोना का जो डिस्कशन चल रहा है, आप बेसिकली आप ऑल ओवर इंडिया सब जगह सप्लाई करते हैं, तो आपको पिछले 2 महीने में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो कहीं पे इम्पैक्ट हुआ? कुछ लॉजिस्टिक्स ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड आपको कुछ इश्यूज आए? डॉक्यूमेंट्स, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? कोरोना की वजह से अभी सपोज पहले महीने में तो ट्रांसपोर्टेशन की मार्च 20 तारीख से लेके अप्रैल 20 तारीख तक करीबन ट्रांसपोर्टेशन बहुत तकलीफ थी। मिलर्स में लेबर्स की भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, लेकिन अभी स्लोली अभी मई मंथ में सब अभी रूटीन पे आ रहा है, ऐसा लग रहा है। तो ट्रांसपोर्टेशन तो अभी स्मूथली जा रहा है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है ट्रांसपोर्टेशन का। लेकिन फर्स्ट मंथ में थोड़ा सा ज्यादा तकलीफ था, बाकी अभी तो रूटीन ट्रांसपोर्टेशन हो चालू हो गया है। यतिन भाई, हैव योर इसमें आपके व्यूज, आई मीन वी डिस्कस अबाउट फ्रॉम द मिल पर्सपेक्टिव, फ्रॉम द डोमेस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन पर्सपेक्टिव। आप एक्सपोर्ट्स के पर्सपेक्टिव में आपको बताना चाहेंगे एक्सपोर्ट्स का कैसा था एक्सपीरियंस पिछले 2 महीने में? क्या हर्डल्स आए और कैसे, व्हाट इज द सिचुएशन नाउ? एक्सपोर्ट में देखो, पहले तो गवर्नमेंट ने बोला कि पोर्ट खुले रहेंगे, एसेंशियल कमोडिटी विल बी अलाउड टू बी ट्रांसपोर्टेड। अनाउंसमेंट तो कर दिया मगर हुआ कुछ नहीं। चीनी रास्ते में रुकी हुई थी, चीनी पोर्ट पे पड़ी थी, लेबर को काम करने को परमिशन नहीं दी जा रही थी। तो पहले 15 दिन तो ऐसे निकल गए, फिर 15 दिन, उसके बाद 15 दिन से 1 महीना, तो मान लो फर्स्ट वीक अप्रैल से फर्स्ट वीक मई तक तो थोड़ा लगा कि सिचुएशन नॉर्मल हो रहा है। बट फिर जब से गवर्नमेंट ने ये जो माइग्रेंट लेबर के लिए जो श्रमिक ट्रेन जो चालू की है, उससे जो लेबर है पोर्ट पे वो अब सब घर जाने की सोच में है। तो सुबह से रजिस्ट्रेशन चालू होता है तो लेबर सब वहां पे रहती है, कोई लोडिंग नहीं होता है। कंटेनर लोडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, ब्रेक बल्क वेसल में लोडिंग की प्रॉब्लम आ रही है, और जो प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, जो बल्क वेसल रॉ शुगर की जो वेसल जाती थी उसमें, क्योंकि सब बल्क में जाना था तो मैन पावर रिक्वायरमेंट कम था, तो उसमें भी अब तकलीफ आने लगी है, क्योंकि बल्क करने के लिए आपको मैन पावर चाहिए, वो बैग काटने के लिए आदमी नहीं मिल रहे हैं। तो आज की तारीख में मेरे हिसाब से पोर्ट पे कंटेनर का तो प्रोडक्टिविटी 10% रह गया, 10 to 15% ऑफ नॉर्मल पे काम चल रहा है। और ये भी नहीं समझ आ रहा है कि ये चेंज कब होगा, क्योंकि अभी जो लोग जा रहे हैं, जो अभी माइग्रेंट लेबर पोर्ट से बाहर जा रहे हैं, अब वो कब आएंगे वापस? कोई कह रहा है कि दिवाली से पहले नहीं आएंगे, कोई कह रहा है कि भाई पता नहीं, अभी फिर से डिमांड चालू हुई है और ट्रेनें चालू हुई हैं तो वापस आएंगे। बट प्रॉब्लम तो है। तो बेसिकली पहले तो बिल्कुल लॉकडाउन था, कुछ मूवमेंट नहीं हुआ, फिर महीना भर कुछ ठीक चला, लग रहा था कि गाड़ी रेल पे लग रही है फिर से, और फिर वापस फर्स्ट वीक ऑफ मई से फिर से ये गाड़ी पटरी से उतर गई है। दैट इज सिचुएशन एज ऑफ नाउ। बट इसके लिए आप कुछ सजेशंस, कुछ सुझाव देना चाहेंगे? क्या किया जा सकता है यहाँ से आगे जाके सिचुएशन इम्प्रूव करने के लिए? देखो, अल्टीमेटली जो आज की तारीख में जो लैक ऑफ मैकेनाइजेशन है पोर्ट पे, क्योंकि अवेलेबिलिटी आपके पास, लेबर अवेलेबिलिटी सफिशिएंट थी, मैकेनाइजेशन में कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगता है, इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी कम थी लोगों की। अब ये पूरा जब ये माहौल चेंज हो जाएगा तो मेरे हिसाब से एक तो मैकेनाइजेशन ज्यादा आएगा, क्योंकि अपन ने ये
यूरोप में भी देखा है। यूरोप में 1960s और 70s में जब वो एक्सपोर्ट करते थे बैग कार्गो, तो वहां पे उनके पास स्टीवेडोर्स सफिशिएंट थे। पर जैसे जैसे वहां वहां पे लेबर कॉस्ट बढ़ने लगा और लोगों को मीनियल वर्क करने की चाहत कम हुई, वैसे वैसे हमने देखा कि वहां पे मैकेनाइज लोडिंग होने लग गया। बैग्स को मैकेनाइज लोडिंग होता है। आपने देखा होगा अल खलीज की रिफाइनरी में कंटेनर भी पूरा कन्वेयर से लोड होता है, एक ही आदमी लगता है। यहाँ पे एक कंटेनर लोड करने में आपको 4 या 5 लेबर चाहिए। वहां पे आप अगर कन्वेयर बेल्ट लगा दो, ऑटोमेटिकली एक ही आदमी खाली एडजस्ट करने के लिए लगता है। तो इस टाइप का इन्वेस्टमेंट मेरे हिसाब से अब आना चाहिए, मैकेनाइजेशन बढ़ना चाहिए पोर्ट पे, क्योंकि पोर्ट एक ऐसी जगह है जहाँ पे जनरली रिमोट रहता है। आदमी पोर्ट पे काम करने जाता है, या तो 100 किलोमीटर से आता है या 2000 किलोमीटर से आता है, मगर वहां पे माइग्रेंट लेबर, आप 100 किलोमीटर का भी आदमी पकड़ लो तो वो भी माइग्रेंट लेबर बन जाता है, क्योंकि वो उसका घर है नहीं। तो पोर्ट जनरली रिमोट एरिया में रहता है, तो पोर्ट पे तो मेरे हिसाब से मैकेनाइजेशन बढ़ना चाहिए। मिलिंग साइड पे जोशी साहब आपको ज्यादा बता सकेंगे, बट मेरे हिसाब से वहां पे भी अगर अगले साल में लेबर का प्रॉब्लम रहा, जैसे महाराष्ट्र में इस साल देखा हमने, तो उसमें भी हार्वेस्टिंग में मैकेनाइजेशन होना चाहिए मेरे हिसाब से। वहां पे भी इन्वेस्टमेंट आएगा। अगर रिटर्न मिलेगा तो इन्वेस्टमेंट आएगा, और मेरे हिसाब से अब रिटर्न मिलना चाहिए इस टाइप का मैकेनाइजेशन इन्वेस्टमेंट। जोशी साहब। यस सर। आपको लगता है कि ये लेबर इश्यूज को चलते हुए आगे मैकेनाइज्ड हार्वेस्टिंग की पॉसिबिलिटीज बढ़ रही हैं? यस सर, अभी बढ़ रही है मैकेनाइजेशन की, और since last 3-4 years millers are experimenting, and the ferrous distance between two rows of cane is required minimum 4.5 feet. Now the farmers can also getting the idea that this type of cane will not reduce their weights, will improve. So the practice of cultivation of cane in farms are better for the mechanization, and the time when the time which is coming in near future, we should go with it. We should go for mechanization. That's the only solution. And the harvester are doing well. The only drawback in harvesting that the cane cut by the machine, it brings some more trash compared to the cut by the hands. That's the only drawback of the mechanical harvesters. And but we have to go with it. We have to lose somewhere else. We have to gain somewhere else. Because when we are comparing man with machines, वो तो होना ही है. So how to reduce the trash content? It is our issue, and we have to handle it very carefully while we are milling the cane cut by the machines. विकी भाई, आई थिंक विकी भाई का नेटवर्क इशू है। गौतम भाई, सो बेसिकली जो भी ये इश्यूज आए, इसके बाद इसके ऊपर अगर अपन ये देखें कि इसके साथ साथ एक रिलीज मैकेनिज्म का प्रेशर था, एक एमएसपी का प्रेशर था मार्केट में। सो रिलीज मैकेनिज्म और एमएसपी, हाउ मच दे हैव बीन हेल्पफुल, कितना सपोर्ट रहा है इन दो चीजों का मार्केट के लिए पीछे इस माहौल में, और आगे चल के कैसा रहेगा? आई थिंक विकी भाई इज बैक। विकी भाई, सॉरी, आई थिंक आप बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे। सो सवाल ये है आप दोनों से कि एमएसपी और रिलीज मैकेनिज्म, का ये क्या सपोर्टिव रहे ये कोरोना के समय, और इसका हमें क्या एक्चुअली में फायदा दिखा, और पीछे क्या ये एक्चुअली में अच्छी स्कीम थी, और आगे आपको लगता है कि ये कंटिन्यू रहनी चाहिए?
कपिल भाई, सबसे पहले तो मैं इस बात पे चर्चा शुरू करने से पहले चीनी मंदी और आपको धन्यवाद करूंगा कि एक नए तरह का, हम एक नई तरीके से आज कोविड-19 के ऊपर में जब बात करने जा रहे हैं, एक नई तरीके से हमने व्यापारियों की समस्याओं के लिए चर्चा करने के लिए प्लेटफॉर्म चूज करा। तो चीनी मंदी और आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अब आपकी बात का जवाब देते हुए सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि रिलीफ मैकेनिज्म सिस्टम और एमएसपी को अगर हम देखना चाहेंगे, इसको हम लॉन्ग व्यू में देखना शुरू करते हैं कि आगे क्या रहेगा लॉन्ग रन के अंदर में। एक्चुअली हम लोग जो भी बिजनेस करते हैं ना, हमारा शॉर्ट विजन रहता है हमेशा। व्यापार करते वक्त में जैसे हम पुराने जमाने में जैसे सुनते थे कि आदमी को लंबी रेस का घोड़ा होना चाहिए, ये मैंने बहुत कहावत सुनी है, जो भी लोग बैठे उन्होंने भी सुना होगा कि भाई आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो फैक्ट्री की या ट्रेडिंग की, तो जिस तरह का आप एक प्लान करते हो, ये जरूरी नहीं है कि वो आपको तत्काली फायदा देगा। अगर मैं सरकार और मिल वालों के नजरिए से देखूं तो दोनों तरफ 50-50 बैलेंस है कि अगर मैं सरकार के नजरिए और मिल वालों के नजरिए से देखता हूं तो कुछ मिल वालों को तो इसका बेनिफिट है एमएसपी का। अब वो कौन मिल वाले हैं मैं उनको बताता हूं कि जो लोग रिलीज मैकेनिज्म सिस्टम को ब्रेक करके आज चीनी बेच पा रहे हैं, एक्स्ट्रा चीनी, उनको एक स्पॉट प्राइस मिल गया, मिनिमम स्पॉट प्राइस मिल गया कि भाई 3100 रुपए उनकी चीनी 3200 भी बिक रही है, 3100 भी बिक रही है। और जो कोऑपरेटिव फैक्ट्री हैं जो कोटे का वायलेंस नहीं कर रही हैं, उन लोगों के लिए दिक्कत हो गई है, क्योंकि ना तो वो कोटे से एमएसपी से नीचे चीनी बेच सकती हैं और ना वो इस सिस्टम को ब्रेक कर सकती हैं। तो हमें ये सोचने की जरूरत है कि आज हम जब बात कर रहे हैं कि हमें एक फास्ट मूवमेंट प्लेटफॉर्म चाहिए, एक इकोनॉमी को बूस्टअप इंजन चाहिए, तो उसके लिए में ये सब सिस्टम मैं समझता हूँ कि हर्डल है। आज हमें लगता है कि फायदा है, पर अगर आप देखेंगे व्यापार करते वक्त में प्राइस के लिए में, राइट स्टॉक मूवमेंट के लिए में, आज आपके एक सिस्टम से बंध गए। आपका जो सिस्टम है वो एक इस तरह का हो गया कि आप उस सारे सिस्टम से बंध गए हैं, आप कहीं भी फ्री नहीं है। आपको एक आदत पड़ जाएगी, जैसे कहते हैं कि आपको एक आदत पड़ गई है कि भाई इस तरह का हमें हर टाइम एक सपोर्ट मिले, फ्रीडम वाली स्थिति में नहीं है। आपकी जो बिजनेस स्किल है, डिसीजन लेने की पावर है या कोई एफिशिएंसी है, वो सब खत्म हो गई है। अगर आप देखेंगे कि किसी की कॉल है, उसको लगता है कि आगे फ्यूचर कोविड के हिसाब से अगर कोई देखता कि जनवरी में कोविड आना शुरू हो गया था इंडिया के अंदर में और क्या वर्ल्ड के अंदर फैलना शुरू हो गया था, उसको लगता कि मुझे जनवरी फरवरी में इस प्रॉब्लम को देखते हुए शुगर ज्यादा सेल करनी है। जनवरी में चीनी का प्राइस हो गया था, आप अगर मानेंगे, यूपी 34 रुपए हो गया था और महाराष्ट्र 3250 रुपए हो गया था। उस टाइम पे अगर कोई मिलर चाह रहा है महाराष्ट्र का कि मुझे 3250 चीनी बेच जानी है और यूपी का कह रहा है मुझे 3400 या 3300 चीनी निकाल जानी है, तो उसके लिए यहाँ पे हर्डल हो गया। तो एक इस तरह के सिस्टम को अगर हम समझेंगे ना, तो ये दोनों तरफ बैलेंसिंग है। मैं इसको ये नहीं कहूंगा, अगर मैं ट्रेडर के नजरिए से देखूंगा, मिलर्स के नजरिए से देखने की जगह अगर मैं ट्रेडर के नजरिए से देखूंगा ना, तो मेरी दिल से यही रहेगी कि ये लॉन्ग रन के लिए ये ट्रेड के हित में नहीं है। ना एमएसपी ना कोटा सिस्टम ये ट्रेड के हित में नहीं है। फ्री ट्रेड की हम जब बात करते हैं और हमें आगे बढ़ना है, तो सच में हमें आगे बढ़ना है, तो हमें बैसाखियों के सारे नहीं चलना है, हमें लड़ने के लिए एक योद्धा बन के आगे चलना है। मैं आपकी बात का ये जवाब। थैंक यू विकी भाई। गौतम भाई, आपके व्यूज एमएसपी और रिलीज मैकेनिज्म के बारे में? मेरे हिसाब से एमएसपी और रिलीज मैकेनिज्म दोनों एक दूसरे के साथ में है। एक सिर्फ एक एमएसपी होना या रिलीज मैकेनिज्म होना, दोनों साथ में हो तो ही एक ये चल सकता है। और इसमें गवर्नमेंट जो किया है मेरे हिसाब से तो फायदेमंद है अभी ट्रेडर्स के और मिलर्स के दोनों के हिसाब से। जबकि अपना इंडिया का कंजम्पशन से प्रोडक्शन ज्यादा है, अपने पास एक्सेस स्टॉक है, तो रेट डाउन होने से ये अभी जो एमएसपी किया, कोटा सिस्टम लागू किया, उसकी वजह से रुका हुआ है। जब 2500-2600 रुपया रेट हो गए थे, तब पहले 2900 रुपया एमएसपी गवर्नमेंट ने किया फिक्स, बाद में 2900 से 3100 किया है, अभी वापस 3300 करने की चर्चा भी चल रही है।
तो ये हिसाब से मेरे ख्याल से अभी फिलहाल तो जो अभी 2-3 साल से एमएसपी टिका हुआ है वो ट्रेडर्स और मिलर्स के हिसाब से दोनों की तरफ से अच्छा है। आगे जाके लेकिन उसको गवर्नमेंट फ्री ट्रेड करे वो बेनिफिट है सबके लिए। एक मिल का पर्सपेक्टिव भी ले लेते हैं जोशी साहब। Yes, sir. Coming to the miller side, what is happening, sir? कि ग्लोबल मार्केट में हमारा एक गेस्ट शुगर एक्सपोर्ट का एक गेस्ट अपीयरेंस रहता है। जहां हमारे यहाँ चीनी ज्यादा बनती है तो हम वहां पहुंच जाते हैं और पहुंच जाने पता चलता है कि इंडिया आ रहा है मार्केट में, तो 19 रुपए 20 रुपए मार्केट हो जाता है। और वैसे भी हमारा गन्ने का दाम दुनिया में जो गन्ना बनता है उससे 35% 40% ज्यादा ही है। तो कभी भी देखो सब, एक जहां गन्ना ब्राजील में फॉर एग्जांपल जो गन्ना बनता है तो उगता है तो नेचर फेड है। केन क्रॉप इज अ नेचर फेड है, रेन फेड है, नेचुरली ग्रो होता है। नेचुरली उनका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम हो जाता है, गन्ने का दाम ही 15 रुपए 16 रुपए हो जाता है। एज अगेंस्ट इन इंडिया 27.5 रुपए कम से कम दाम है यहाँ। तो 35% का वो गैप कभी भी हम मार्केट में जाएंगे तो उतना कम आता ही है। तो उसलिए क्या करना पड़ा, एक्सपोर्ट प्रमोशन हम लगाते रहे तो हमारा कांस्टेंट कभी भी फ्लो ग्लोबल मार्केट में नहीं रहा। हमारे नजदीक कुछ मिडिल ईस्ट वगैरह है जो ऑल द टाइम दे आर इन नीड ऑफ शुगर, जो जिनके पास शुगर कम रहती है, फिर भी हम देने से। दिस इज वन थिंग। सेकेंड थिंग इज रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ शुगर। व्हाट द वर्ड वाज दे रिफाइंड शुगर का जमाना है, वो रिफाइंड शुगर लेते हैं। और हमारे पास अभी रिफाइनरी आ गई 10 साल से, उसके पहले रिफाइनरी भी नहीं थी। तो दो चीजें हम एक्सपोर्ट, इंडिया का शुगर का एक्सपोर्ट हम सोचते हैं तो दो चीजें, हम कभी भी मार्केट में जाएंगे तो हमारे प्राइसेस 35% नीचे रहेगी। जैसे अभी 31 रुपए डोमेस्टिक का प्राइस है तो 21 रुपए ग्लोबल मार्केट का प्राइस है। 35% गैप हमेशा रहेगा। सो इन दैट सेंस टू मेक शुगर एक सेल्फ सफिशिएंट बिजनेस ट्रेड फ्रॉम मिलर साइड, फ्रॉम ट्रेडर साइड, ट्रेडर्स डोमेस्टिक एज वेल एज ग्लोबल ट्रेडर्स, एक बैलेंस बनाने का मॉडल ही बनना चाहिए। दैट्स माय व्यू ऑन द इश्यूज। यदुन भाई। हाँ कपिल भाई बोलिए। Thank you for coming to me last, Kapil. You know my view. मेरा जो व्यू है इस पे, ये तो it's been a very militant और कट्टर व्यू है कि you cannot have artificial crops। इसमें होगा यही कि आपकी 550 की 550 मिलें जिंदा रहेंगी और आपका प्रोडक्शन 300 350 लाख टन हर साल बनता रहेगा। चीनी आपकी खपत होगी नहीं। और ये अगर अपन ये सोचें कि ये इंटरिम मेजर है, या तो गवर्नमेंट बोले कि भाई देखो ये एमएसपी हम 3 साल तक लगाएंगे या 5 साल तक लगाएंगे, उस 5 साल में आप एक सिस्टम बनाइए। जो मुझे जो लग रहा है वो कर रहे हैं कि भाई ठीक है एथेनॉल में डाइवर्ट करो आप सुक्रोज, क्योंकि एक बात तो पक्की है कि हिंदुस्तान में अपन 300 350 लाख टन चीनी आज की तारीख में तो खपत है नहीं। तो अगर आप खपत से ज्यादा बनाओगे और दुनिया में भी अगर खपत से ज्यादा चीनी बनेगी तो नेचुरल है कि भाई सबसे लोएस्ट कॉस्ट है उसी की चीनी बिकेगी, आपकी तो बिकेगी नहीं सब्सिडी के बगैर। तो या तो आप गवर्नमेंट का एक पॉलिटिकल व्यू भी है कि भाई फार्मर को पेमेंट जाना चाहिए, वो भी एक वाजिब प्रॉब्लम है। बट अल्टीमेटली तो ये आप कब तक 50-50 हजार या 10-20 हजार करोड़ देते जाओगे खाली एक इंडस्ट्री या एक एग्रीकल्चरल कमोडिटी को? क्योंकि आपके पास गेहूं भी है, धान भी है, पल्सेस भी है, सब कुछ आपको सब कुछ को सपोर्ट करना है। आपको फार्म इनकम डबल करनी है,
तो ये मेरे हिसाब से देखिए लॉन्ग टर्म तो ये सोल्यूशन मेरे हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि जब तक आपके पास फ्री मार्केट नहीं है तब तक ये प्रॉब्लम आपका सरप्लस का चलता रहेगा। जैसे अब गवर्नमेंट ने भी सोचा है कि भाई एपीएमसी एक्ट निकालेंगे, क्योंकि ये एक्ट हमने बनाया था जब शॉर्टेज थी। अब आपके एग्री कमोडिटीज में सब कमोडिटीज में सरप्लस हो रहा है, तो उस टाइप का आपको विचारधारा लानी पड़ेगी। और ये अल्टीमेटली जब तक ये थॉट प्रोसेस बदलेगा नहीं तब तक मेरे हिसाब से इंडस्ट्री का उद्धार नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रहेगा नहीं किसी को भी। हर इंडस्ट्री को अगर आपको सरवाइव करवाना है तो किसी का भी फायदा नहीं होने वाला। दैट इज माय व्यू। आगे तो आप गवर्नमेंट वालों से पूछिए। विजय भाई म्यूट है आप। हाँ बोलिए जी, आपका क्या व्यू है लॉन्गेटिविटी ऑफ बेसिकली एक्सपोर्ट कैसे रहेंगे और उसके बारे में क्या किया जा सकता है? आपने देखा 2-3 साल से जब हम रेगुलरली 30-32-33 मिलियन टन चीनी बना रहे हैं, एक सरप्लस है जो इंडिया में रह जाता है। एक कोशिश हुई कि हम सब्सिडी देते हैं, उसके सब्सिडी के सामने अभी तक एक्सपोर्ट्स अच्छे हुए हैं पिछले 2 साल में। बट अब आगे आगे क्या करेंगे? इस बार पिछली बार का मानसून अच्छा था, अगले बार की प्रोडक्शन अच्छी है, अभी इसके बारे में भी अपन आगे बात करेंगे। बट इस चीज के लिए क्या करना चाहिए, आपका क्या विचार है? कि कपिल भाई मेरा बिल्कुल स्पष्ट विचार हमेशा ये रहा है कि जब हम ट्रेड की बात करते हैं शुगर इंडस्ट्री के बारे में, शुगर इंडस्ट्री की अगर डेवलपमेंट नहीं हुई है, शुगर इंडस्ट्री इसलिए नहीं होती है कि शुगर इंडस्ट्रीज के जो लोग हैं की तरफ देखते रहते हैं, एफिशिएंसी की तरफ नहीं देखते। अगर हम ये सोचें कि आज अगर शुगर की प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है और हमारे को इस साल के अंदर में भी, जैसे जोशी साहब ने रिपोर्ट करा कि शुगर एक्सपोर्ट 50 लाख टन की जगह में 70 लाख है, तो मैं इसका आपको एक एग्जांपल दूंगा। जैसे अभी ये 2013-14 के अंदर शुगर का प्राइस 20-21 रुपए हो गया था महाराष्ट्र के अंदर। 14 की बात है या 15 की बात है, शायद 14-15 की बात है, 2014-15 की बात है। शुगर का प्राइस 20-21 रुपए हो गया था और एक्सपोर्ट होना शुरू हुआ था। उसी साल के अंदर में मार्च के अंदर में 2015 मार्च के अंदर में प्राइस 38 रुपए तक चला गया था। शुगर प्राइस 38 रुपए चला गया था। सरकार ने एक स्टॉक लिमिट लिया उस टाइम पे 500 टन की। अगर मैं देखता हूं कि 2010 के अंदर भी 38 रुपए चीनी का प्राइस था, 39 रुपए भी था, तो आप ये बताइए कि सरकार की पॉलिसी इतनी जल्दी शॉर्ट टर्म के ऊपर में टेम्पर क्या है कि आप ये समझते हैं कि कमाने का मौका आएगा तो कमाएगा नहीं, चाहे इंडस्ट्री हो या ट्रेडर हो। अब कमाने का मौका आ रहा है भैया तो वो कब तक? क्वेश्चन ये उठता है। वो साइकिल चलती है। हम किसानों की बात कर रहे हैं, किसानों की बात सरकार करती है। सरकार ने कभी किसानों के लिए आज तक सोचा? आप अगर मैं 30 साल से शुगर ट्रेड किसानों का ड्यू खड़ा हुआ पिछले 30 साल से, तो ये आज की समस्या नहीं है। पिछले 30 साल से एरर हमेशा किसानों का खड़ा रहा है। एक भी आदमी सरकार का एक्सपर्ट बन दे, पिछले 2 साल से 3 साल से सरकार ने सब्सिडी नहीं दी एक्सपोर्ट पे, या इससे पहले सरकार रही, मैं किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूं। फार्मर्स का ड्यू लीजिए, वो कभी भी क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि एक सॉफ्ट टारगेट है किसान। किसानों के लिए बनाने की बात करते हैं और उनकी प्राइस की जो बात है 14 दिन में कहता है, और मैं उसके ऊपर में जाता हूँ, गरीब लोगों की बातें सुनता हूं, तो मैं मानूंगा कि किसान सबसे सॉफ्ट टारगेट होता है। होते हैं व्यापारी लोग होते हैं कि भैया चीनी का प्राइस अगर बढ़ गया, अरे भैया चीनी का प्राइस बढ़ रहा है, स्टॉकिंग हो रही है, तो
वो दाल बिकी 30 रुपए किलो और गवर्नमेंट का एमएसपी क्या था 55 रुपए। आप बताइए उन फार्मर्स की क्या हालत हुई होगी जिनको 28 या 30 रुपए का रेट मिला, अपनी क्रॉप का 50% पैसा उनको मिल रहा है, और उन ट्रेडर्स की क्या हालत हुई होगी। तो ये एक लॉन्ग विजन हमें सरकार को बनाना ही पड़ेगा। हम इसको मीडिया ट्रायल से, हम इसको किसी उससे छोड़ के देखें कि अब वो जमाना नहीं रहा है कि हम 1950, 1947, 1955 की सोच रखें। ये देश बदल रहा है, यहाँ पे सब तरह के सरकार के पास सिस्टम है, पर अगर हम ट्रेड और इंडस्ट्री को बांधेंगे ना तो वो कभी तक, मेरा व्यू बिल्कुल क्लियर है, वो बिल्कुल नहीं चल सकती हैं और ये समस्याएं खड़ी की खड़ी रहेंगी। जैसे यतीन भाई ने कहा है ना, आप 10,000 करोड़ दे दीजिए, 20,000 करोड़ दे दीजिए, 50,000 करोड़ दे दीजिए, आप कितनी मर्जी मदद कर दीजिए, पेट नहीं भरने का है। मैं कहीं बचपन में पढ़ता था कि आप किसी की मदद ऐसे करो कि उसको ये नहीं लगे कि मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मुझे कर्म करने की जरूरत है। कर्म योद्धा जो बनाते हैं ना, आप किसी को तनख्वाह दो 5,000 और उसको मुफ्त में दो 10,000, तो वो 10,000 रुपए पाने के बाद भी बेकार रहेगा, और 5,000 रुपए पाने के बाद वो देश को भी कुछ देगा, अपने लिए भी कुछ करेगा, और उसका विजन रहेगा आगे बढ़ने का कि मुझे 5,000 से 50,000 रुपए कैसे पहुंचना है। बस आपकी बात का यही मैं डिटेल जवाब दूंगा। धन्यवाद। थैंक यू विकी भाई। एंड आप जो वोलेटिलिटी की बात कर रहे हैं जिससे सब लोग एक्सपोज होते हैं, तो जीतू भाई से एक सवाल है कि जीतू भाई। हाँ जी, यस। जीतू भाई, हमने देखा है कि जो ट्रेडर्स हैं जो शुगर के डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व हैं, वो काफी मिलों के साथ एंगेज रहते हैं, मिलों में इन्वेस्ट करते हैं, उनको प्री फंडिंग करते हैं जी। उसके लिए क्या एक सेफ तरीका है जिससे ये करना चाहिए? क्योंकि पीछे से बहुत सारे इंसिडेंट आए हैं जिसमें लोगों के पैसे अटके हैं, पैसे अभी भी रिकवर नहीं हुए, मिल बंद हो गई, मिलों के अपने ऑपरेशनल इश्यूज होते हैं। तो आप उसके बारे में कुछ सजेस्ट करेंगे? जी कपिल जी, इसमें ऐसा है मिलों को फंडिंग नहीं करना चाहिए, ऐसी भी बात नहीं है, पर लेकिन तरीके से यदि फंड किया जाए तो प्रॉब्लम नहीं आता। समझो एक मिल से व्यवस्थित एग्रीमेंट करके लेवे, नोटराइज करके, और मिल से और डायरेक्टरों से प्रिंसिपल अमाउंट प्लस परफॉर्मेंस गारंटी का पीडीसी ले लेवे, तो शायद इसमें प्रॉब्लम नहीं आता। और मिल को जो फंडिंग करते हैं वो फंडिंग अगेंस्ट शुगर ट्रेड होना जरूरी है। उस समय का जो भी कंफर्ट लेवल का रेट हो वो रेट तय करके कितने समय के लिए अपन फंडिंग कर रहे हैं वो कैलकुलेशन करके यदि फंडिंग किया जाए तो कोई प्रॉब्लम शायद नहीं आता। जी कपिल जी। थैंक यू जीतू भाई। अब इसमें बंटी भाई, आप यहाँ पे हो, एक सवाल आपसे। आप मतलब आपसे जैसे पहले भी जैसे 1-to-1 डिस्कशन हुआ है, तो उसमें आपने बताया है कि एंट्री टैक्स को लेके बहुत सारी इश्यूज रहे हैं, जो जहाँ जिस स्टेट में एंट्री टैक्स था। जीएसटी के आने के बाद कुछ चीजें बेटर हुई हैं? कपिल भाई, आपने सवाल मुझसे पूछा? आपसे पूछा जी। कपिल भाई, जीएसटी लागू होने के बाद व्यापार में थोड़ा बहुत सुधार आने की गुंजाइश थी, पर जीएसटी लगने के बाद व्यापार और बिगड़ा है। पहले जो व्यापार में बंदिशें नहीं थी, वो व्यापार में बंदिशें बहुत आ चुकी है। आपको अगर पता हो तो पहले जो वॉल्यूम था ट्रेड का, वो वॉल्यूम नहीं है आज। उसका जीएसटी भी सबसे बड़ा कारण है। शक्कर के चीनी का व्यापार जो है उसमें बहुत सारे लोग जो है बैक ऑफ हुए हैं, उसका कारण भी जीएसटी है। कहीं ना कहीं जीएसटी उसका कारण बना है, क्योंकि पेपर वर्क इतना बढ़ चुका है। उसके लिए आप दिन भर मेहनत करो, उसके बाद आपको रात को वापस घर जाने के बाद भी जो है बैठना है, आपका लैपटॉप लेके बैठना है, आपके डॉक्यूमेंट्स लेके बैठना है, उसकी सब एंट्रीज करनी है। हर आदमी ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए लोग बैक ऑफ हुए हैं इससे, ट्रेड से। शुगर ट्रेड को इससे बहुत फर्क पड़ा है।
जब एंट्री टैक्स था, शक्कर पे जब एंट्री टैक्स था, तब ये बहुत अच्छी तरीके से व्यापार होता था और तब बहुत कम इसके कागजात भी जो हैं वो बहुत कम इकट्ठा करने पड़ते थे और बहुत इजी प्रोसेस था। जीएसटी लगने के बाद ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। सप्लाई में भी सबसे बड़ी बात, हम जो सप्लाई करते थे शुगर, जो एमपी से जो माल जाता था महाराष्ट्र की तरफ, यूपी की तरफ, जो यूपी बॉर्डर तक हमारी शक्कर जाती थी, हरियाणा की बॉर्डर तक शक्कर जाती थी एमपी से होकर, जो हम खुद सप्लाई करते थे, जो कंपनीज में सप्लाई करते थे, वो आज जो है जीएसटी लगने के बाद और लॉजिस्टिक की वजह से जो है वो सब ट्रेडर्स जो है वो मोस्टली 90% जो है वो डायरेक्ट व्यापार हो चुका है। तो हमको तकलीफ हो रही है और ये तकलीफ सिर्फ मेरे साथ नहीं है, वो जितने भी बड़े ट्रेडर्स हैं वो सबके साथ ये प्रॉब्लम हो चुकी है। अगर पहले 100 रुपए का व्यापार होता तो आज 20 रुपए का ही व्यापार होता है। थैंक यू बंटी भाई, वेल रिसीव्ड। हमने अभी वी डिस्कस्ड ऑन द पॉलिसी फ्रंट, एमएसपी रिलीज मैकेनिज्म, थोड़ा सा एक कॉमन टॉपिक और है एक जो है क्रॉप, तो उस पर डिस्कस करते हैं। जोशी साहब, क्या लगता है आगे, सबसे कॉमन क्वेश्चन शुगर का, क्या लगता है आगे 2021 का महाराष्ट्र क्रॉप कैसा रहेगा? 2021 अभी तो क्रॉप की पोजीशन जो है, प्री मानसून रेंज सब जगह अच्छे हुए हैं और मानसून का भी अंदाजा सही है अभी तक, जो भविष्यवाणी आई है उसके हिसाब से। तो फॉर नेक्स्ट ईयर 10 बिलियन प्लस। अच्छा, एनी व्यूज ऑन कर्नाटका का क्रॉप, आपके बाजू में स्टेट कैसा है? नॉर्थ कर्नाटक इज गोइंग वेल एंड कंपैरेटिवली इज आल्सो गुड। ओके, विकी भाई। कपिल भाई, आई वांट टू आस्क यू क्वेश्चन टू जीतू भाई। जी जीतू काका, आपने अभी बताया कि जिस तरीके से जो आपने प्रक्रिया बताई अभी सबको, कि फाइनेंस अगर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर उसको सुचारू रूप से व्यवस्थित जो प्रक्रिया आपने बताई उस तरीके से किया जाए तो तकलीफ नहीं आती है। और उसके बाद भी हमने ये अनुभव करा है पिछले 2 से 3 सालों में चाचा, कि ये तकलीफ बढ़ती जा रही है। आज सिर्फ शुगर मिल्स के साथ की ये प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम जो है जिनके साथ ट्रेडर जो है 10 साल 15 साल 20 साल से जो जुड़े हुए हैं ब्रोकर्स के साथ, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम है। आज किसके ऊपर विश्वास करें और किसके साथ विश्वास ना करें? भाई विश्वास, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप विश्वास पे काम कर सकते हैं, पर आज वो विश्वास की डोर जो है वो टूटती जा रही है, रोज कमजोर होती जा रही है। जी भाई आप कितनी भी लिखा पढ़ी कर ले, हम कितनी भी लिखा पढ़ी कर ले, सामने वाले की नीयत ही खराब हो जाए तो उसका क्या करें? भाई ये अनुभव मेरा खुद का भी है और बहुत सारे हमारे मित्र है जो हैं, जिनका आज अगर हम टोटल लगाएं, सिर्फ महाराष्ट्र और पूरे इंडिया के जो फाइनेंसर जितने भी हैं जिनका शुगर ट्रेड में पैसा लगा हुआ है, कम से कम 300 से 400 करोड़ 500 करोड़ रुपए के आसपास लगभग मेरा अंदाजा है, शायद मैं गलत हो सकता हूँ, 500 करोड़ के लगभग जो है व्यापारियों का और फाइनेंसर्स का पैसा जो है वो आज जीरो हो चुका है, जिसकी कोई रिकवरी नहीं है। बल्कि इसके चलते अभी फाइनेंस का काम भी काफी बंद हो चुका है। पहले जो काम चलता था फाइनेंस का, वो काम आज नहीं रहा है। आज जो भी थोड़ा बहुत काम होता है वो एक दूसरों के परिचय से काम होता है, एक दूसरों के रिलेशन से काम होता है। बाकी तो सामने वाले की नियत के लिए तो क्या कर सकते हैं, कौन क्या कर सकता है? पर जीतू अंकल, इसका कोई ना कोई इसका फाउंडेशन, इतना बेस तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना लड़ने के लिए। भाई आज हम 1 करोड़ 50 लाख 10 लाख जिसकी जितनी हैसियत है उतना पैसा फाइनेंस करता है। भाई किसी से उठा के लाया नहीं है, कोई खुद का पैसा लगा रहा है, तो उसकी रिकवरी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? एज अ ट्रेडर जो है, ट्रेडर बॉडी जो है, सबसे बड़ी दिक्कत आज ये आती है कि ट्रेडर बॉडी कोई एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है, सब एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। सबसे बड़ा इशू ये है। और कुछ ब्रोकर्स भी ऐसे हैं जो अपनी खुद की थोड़ी सी मजदूरी करने के लिए जो है किसी न किसी को पूरा कटवा देते हैं। भाई मेरी लैंग्वेज थोड़ी सी आपको रैश लग रही होगी चाचा जी, पर मेरे दिल का दर्द मैं बता रहा हूं, मैं मेरे मित्रों का दर्द बता रहा हूं आपको। जीतू भाई आप म्यूट हैं, जीतू भाई आप म्यूट हैं,
हाँ, ये चीज तो सबको अपनी खुद को संभाल के करनी चाहिए और संभाल के ही करनी पड़ेगी। और आखिर आप किनसे व्यवहार कर रहे हो, उनसे आगे पीछे का व्यवहार कैसा रहा, हाँ, उसके ऊपर रहता है। बाकी ट्रेडर्स को मिल के साथ कैसा काम करना और ये भी है। और दूसरा, अपन ट्रेडर्स लोग आर्बिट्रेशन का डेस्क भी कर सकते हैं, जो हम लोग सोच रहे हैं कि अपना खुद का मतलब ट्रेडर्सों के लिए एक आर्बिट्रेशन डेस्क होना बहुत जरूरी है। एक बार आर्बिट्रेशन डेस्क रहेगा तो उसमें बहुत से फायदे होंगे। कभी सौदे में समझो, कभी किसी ने बड़ा सौदा किया और सामने वाले ने मंदी होने से नहीं उठाया, या कभी मिल से बड़ा सौदा लिया और तेजी होने से मिलने नहीं दिया, तो ये सब चीजों में, या कोई फाइनेंस के बारे में समझो कोई प्रॉब्लम आया, तो अपन आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं। तो इसलिए ट्रेडर्स का एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग आर्बिट्रेशन डेस्क होना बहुत जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। तनवीर भाई, सॉरी एक मिनट कपिल भाई, मैं रोक रहा हूँ जी। तनवीर भाई, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। आपने जगह जगह रोड के ऊपर बोर्ड लगे देखे होंगे, देखे या नहीं देखे? रोड पे बोर्ड लगे, इशारा करो हाथ से, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। पहली बात, आपकी बात का जवाब ये। दूसरी बात, जब आप किसी से भी पैसे का व्यापार करते हैं तो आपने अपनी शुगर फैक्ट्री से किसी से भी ट्रेड करा, मैं आपसे बहुत, आप मेरे दोस्त हैं, अजीज हैं, आपने कितनी शुगर फैक्ट्रियों की फाइनेंशियल पोजीशन आज तक चेक करी? कितना आपने ये चेक करा कि ये मील के पास में गन्ने की अवेलेबिलिटी कितनी है? मैं इसको अगर आज फाइनेंस कर रहा हूं तो इतनी ये शुगर बनाएगा या नहीं बनाएगा, और उसके हिसाब से जो प्रोडक्शन है, ये इस तरह से इसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जिस रेट में ये शक्करगाम से सौदा कर रहा है, दे पाएगा नहीं दे पाएगा। और तीसरी और सबसे खास बात, आपने उस चेयरमैन से पर्सनल चेक लिए, जो भी अगर कोऑपरेटिव फैक्ट्री है तो पर्सनल लिए, या कोई भी और व्यक्ति जो वहां का प्राइवेट ओनर है उसकी कोई पर्सनल गारंटी ली। आप अगर इन चीजों का और ध्यान रखेंगे तो मैं समझता हूं आपका पैसा ज्यादा सेफ रहेगा। आप कानूनी तरीके से जब कोई भी काम करें, आप एक्सपर्ट वकील की ओपिनियन लेके करें। उनकी फीस होती है, आप मुझे देंगे तो मैं आपको वकील प्रोवाइड करवा दूंगा, एक्सपर्ट, जो केस लड़ेगा। पर पैसा जाने के बाद कभी ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए वो आपका क्या था। हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि क्या था आपका जो आपने खो दिया। गीता का ज्ञान है, ये मैं आपको नहीं दे रहा हूँ। गीता कहती है क्या था आपका जो आपने खो दिया। ठीक है, धन्यवाद। फ्रॉम ट्रेडर्स के एक्सपोजर से यदुन भाई, आप थोड़ा अगले साल का क्रॉप का डिस्कशन कर लें। अगले साल का क्रॉप तो देखो, अभी तो वी आर जस्ट डिस्कसिंग क्रॉप ना, अभी बैलेंस शीट तो नहीं देख रहे अभी। क्रॉप से फिर बैलेंस शीट पे आते हैं, अगर आप चाहते हैं तो वी कैन स्टार्ट बैलेंस शीट के साथ साथ दोनों डिस्कशन। लेट्स पहले क्रॉप देख लेते हैं। मेरे हिसाब से जो मेरा बहुत कम स्टडी है इसमें, जो बातें जो सबसे करके जो उभर के आ रही है, क्रॉप तो महाराष्ट्र में रिकवरी तो है ही। अब वो 90 लाख टन बनेगा या 100 लाख बनेगा या ऊपर बनेगा, वो तो टाइम ही बताएगा अपने को। बट अक्रॉस द कंट्री देयर इज इम्प्रूवमेंट। आप तमिलनाडु ले लो, आप आंध्रा तेलंगाना ले लीजिए, गुजरात ले लीजिए, बारिश सब जगह है, पानी सब जगह है। यूपी में इस साल आई थिंक थोड़ा एक्स्ट्रा क्रशिंग हुआ है, क्योंकि जो गन्ना गोड़ में जाने वाला था वो लॉकडाउन के बाद मिलों के पास आ गया। तो यूपी में जो नॉर्मली इस साल जो 120-121 लाख टन सोच रहे थे, उसके सामने 124 लाख टन बनेगा। बट नेक्स्ट ईयर थोड़ा वहां पे रिवर्स होना चाहिए मेरे हिसाब से। रेस्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया में आई थिंक एट द मोमेंट तो लग रहा है कि वी हैव रीच्ड प्लेटो। हमारे हिसाब से 315 लाख टन
के आसपास अगले साल का क्रॉप है। इसमें दो तीन चीजें अपने को ध्यान रखने की हैं। एक तो मॉनसून कैसा रहेगा, क्योंकि देयर इज अ लिटिल बिट इम्पैक्ट, थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट अभी भी रहेगा मॉनसून का। दूसरा ये लोकस्ट जो टिड्डी का प्रॉब्लम है, जो अभी हाल में शुरू हुआ है, ये क्या महाराष्ट्र का केन क्रॉप इस पे इम्पैक्ट होगा, यूपी के केन क्रॉप पे होगा, ये अभी सब कुछ दिस इज इन फ्लक्स, किसी को पता नहीं है क्या होने वाला है। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, अल्टीमेटली ये भी ध्यान रखने की है कि भाई हार्वेस्टिंग लेबर मिलेगी कि नहीं, उसी तादाद में मिलेगी कि नहीं, उसका भी थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट आएगा गन्ने पे, क्रश पे। इतना नहीं, क्योंकि गन्ना तो है तो कटना तो है ही, उसका कोई इलाज तो है नहीं, अब कहीं ना कहीं से लेबर आके काटेगी तो सही। बट ये तीन चीजें अभी मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है, जो विच विल डिसाइड कि अगले साल का क्रॉप कहाँ जाएगा। और ऑफ कोर्स एथेनॉल प्रोग्राम अभी जो चल रहा है, उस हिसाब से अगर आप गणित लगाएं तो आज के भाव में बी हैवी मोलासिस से एथेनॉल बनाने का सबसे बढ़िया फायदा है। इट इज सेम और बेटर देन शुगर प्राइस। तो अगले साल मेरे हिसाब से डाइवर्जन भी बढ़ना चाहिए, ज्यादा डिस्टिलरीज की कैपेसिटी भी आएगी ऑनलाइन, प्लस महाराष्ट्र जो इस साल पीछे रहा एथेनॉल सप्लाई में, वो अगले साल बी हैवी के बेसिस पे मेरे हिसाब से शुड गेट इनटू टॉप पोजीशन वंस अगेन। तो उस बेसिस पे अब ये 3-4 फैक्टर्स हैं जो जिसको ध्यान में रखना है अपने को। बट मेरे हिसाब से 315 के आसपास का क्रॉप होना चाहिए अगले साल। 315 के क्रॉप के साथ बैलेंस शीट पे क्या इम्पैक्ट आएगा? बैलेंस शीट में चलो मैं लगा देता हूँ। कैन आई शेयर माय स्क्रीन? हाँ श्योर। होस्ट, कैन यू प्लीज एनेबल मी? ओके, Sir, it's done. okay. ये है बैलेंस शीट जो मेरे हिसाब से 218-19 का तो हो गया जो है, इट इज इन द पास्ट। 19-20 का प्रोजेक्टेड है बेसिस जो अभी प्रोडक्शन देख रहे हैं। मेरे हिसाब से 270 लाख टन का प्रोडक्शन होना चाहिए। वी आर ऑलमोस्ट देयर। कंजम्पशन इस साल मेरे हिसाब से, पिछले साल 260 था मेरे हिसाब से, इस साल कोविड के कारण 15 लाख टन का कंजम्पशन कम होगा। 50 लाख एक्सपोर्ट हो जाने चाहिए। 442-43 लाख टन तो ऑलरेडी निकल गया है। इस साल का क्लोजिंग स्टॉक रहेगा 11.58। ये सब मिलियन टन में है। अगले साल 31.5 या 315 का प्रोडक्शन। कंजम्पशन फिर से मेरे हिसाब से रिबाउंड होगा, 260 लाख टन तक जाएगा अगले साल। एक्सपोर्ट अज्यूम करते हैं कि सब्सिडी चलता रहेगा। और आपका क्लोजिंग स्टॉक रहेगा 120 लाख टन या 12 मिलियन टन। ये मेरी उम्मीद है। प्रोडक्ट कंजम्पशन कम होने के कारण, ऑब्वियसली मेन कारण तो यही है, लॉकडाउन है। दूसरी बात यह है कि रिवाइवल मेरे हिसाब से जरा टाइम लगेगा। किसी को ना तो बाहर खाने की इतनी वो जल्दी पड़ी है, ना कोई बाहर जा रहे हैं। या आपके कंजम्पशन मंथ्स हैं मार्च, अप्रैल, मई, जून जो सबसे गर्म है, उसमें बेवरेज कंजम्पशन होना चाहिए।
वो प्रीटी मच जीरो के हिसाब है, मे बी 20-30% बेवरेज कंजम्पशन चल रहा है। आइसक्रीम कंजम्पशन आज ही किसी ने बताया कि 40% घट गया है आइसक्रीम का कंजम्पशन। तो प्लस ये दिस इज वेडिंग सीजन, तो अभी शादी नहीं करेगा कोई, अगर शादी 5 लोगों से मनाई या 50 लोगों से शादी का सेलिब्रेशन हुआ, तो ये नहीं लगता कि भाई जब लॉकडाउन खुल जाएगा कि वो 500 लोगों की पार्टी देगा। तो और प्लस अभी जो खौफ बैठा हुआ है लोगों के दिमाग में कि भाई लार्ज गैदरिंग नहीं करना है, तो आज अगर मान लो अगर 31 तारीख को गवर्नमेंट लॉकडाउन फुल्ली खोल भी दे, मुझे नहीं लगता कि जनता इतना भाग दौड़ के या तो रेस्टोरेंट में जाएगी या होटल में जाएगी या ट्रैवल करेगी। तो इस कारण से मेरे हिसाब से इसका इम्पैक्ट जो अभी पड़ा है, ये इम्पैक्ट कंजम्पशन पे पड़ता रहेगा जब तक आप नॉर्मलसी पे नहीं आते हो। और मेरे हिसाब से अगले दिसंबर जनवरी फरवरी तक मेरे हिसाब से कोई आपको राहत नहीं मिलने वाली है वायरस से। कोई वैक्सीन नहीं दिख रहा, ना कोई सोल्यूशन दिख रहा है अभी के टाइम में। तो ये जो डर पैदा है, जो लोगों के मन में डर पैदा हुआ है कि भाई बाहर नहीं जाना है, किसी से मिलना नहीं है, दूरी रखनी है, तो वो जो डर है उससे ओवरऑल कंजम्पशन पे फर्क पड़ेगा। क्योंकि अगर आप बाहर जाओगे नहीं, ये डिस्क्रेशनरी स्पेंड जो है वो नहीं होगा आपके हाथ से। पर इसमें एक चीज है, आपका जो कंजम्पशन पैटर्न है वो शिफ्ट हुआ है। आपका जो कंजम्पशन पैटर्न गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से 8 करोड़ माइग्रेंट लेबर है। अगर अपन सोचें कि मान लो उसमें से अगर 50% माइग्रेंट लेबर भी अगर वापस चला गया, तो वो 4 करोड़ लोग जो पहले महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात में शुगर कंज्यूम कर रहे थे, वो कंजम्पशन शिफ्ट हो गया आपका यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा। तो आपका कंजम्पशन पैटर्न शिफ्ट हुआ है। और यही है एक कारण जो आप अभी जो कह रहे थे, जोशी साहब भी कह रहे थे कि आपका जो महाराष्ट्र में कोटा बिका नहीं है और यूपी का कोटा बिक गया। इसका मेन कारण ये भी है, एक कारण ये भी है कि डिमांड शिफ्ट हुआ है। डिमांड जो पहले वेस्टर्न इंडिया और सदर्न इंडिया में जो माइग्रेंट लेबर के कारण था, वो डिमांड अब नॉर्थ पे शिफ्ट हो गया वापस। तो वो एक रीअरेंजमेंट है। बट वो भी अगर आप देखो लॉकडाउन पीरियड में तो वैसे ही कंजम्पशन कम था, लोग वैसे ही कम खा रहे थे, बाहर कम जा रहे थे। बट ये जो चाय पीने की कंजम्पशन है, वो सब कंजम्पशन शिफ्ट हो जाएगी नॉर्थ बेस्ड स्टेट, जहां से भी लेबर आया है वहां पे ये शिफ्ट होगा। that is my balance sheet. We can keep it on and have a discussion, or we can open it for discussion. Thank you for sharing it, Yadin bhai. Joshi sahab, do you agree with the lower consumption numbers 1920 के जो प्रोजेक्ट हो रहे हैं कोरोना के बाद? क्योंकि हमने देखा कि अगर आप प्योर डिस्पैच नंबर्स पे जाते हैं तो अक्टूबर से लेके फरवरी तक ही करीब 10 लाख टन चीनी पिछले साल के कंपैरिजन ज्यादा डिस्पैच हुई थी। उसके बाद भी अगर बाकी के 5-6 महीने में अगर 15 लाख टन का हिट आ रहा है फिर तो थोड़ा सा काफी सीरियस इम्पैक्ट हो सकता है मिलों पे, बिकॉज ज्यादा शुगर कैरी करनी पड़ेगी। अगले साल का भी प्रोडक्शन बड़ा लग रहा है। यस सर, आई एग्री विद द व्यूज ऑफ यतिन भाई। डिमांड शिफ्ट हो रहा है, इट्स वेरी नेचुरल, और इसका बर्डन मिलों पे आएगा। देखो, दी मंथली रिलीज मैकेनिज्म केम इनटू फोर्स फ्रॉम जून 18, 2 साल अभी होने वाले हैं। तो जो मिले नॉर्मली रिलीज मैकेनिज्म फॉलो कर रही है, 18-19 का इंटरेस्ट बर्डन और 19-20 का इंटरेस्ट बर्डन करीबन दुगना हो गया है। इस 19-20 में
जो रिलीज ऑर्डर आई है उसका ऑलमोस्ट 50% बेचा ही नहीं गया है, और वन और द अदर रीजन almost 50% stock millers are sitting on the stocks, and with this labor migrant अभी यतिन भाई ने जो बताया, I agree with his views कि फिर डिमांड ऊपर नॉर्थ में चला गया, ये चीनी जाएगी कहाँ, and with this bumper production next year again, so it will badly affect the balance sheet of the sugar mills, especially in the Maharashtra and nearby states. So, but इसका सॉल्यूशन क्या है? एक्सपोर्ट एक सॉल्यूशन है, एथेनॉल डाइवर्जन एक सॉल्यूशन है, बट एथेनॉल में भी हम देख रहे हैं कि जितने भी टेंडर्स आए हैं, जैसे इस बार भी टेंडर आया, पिछली बार भी जो उनका टेंडर क्वांटिटी थी पूरी उतनी उसमें ऑफर नहीं होती। अगर आप ओएमसीज के पर्सपेक्टिव में, दे आर मोर देन रेडी टू बाय दैट क्वांटिटी। वहां पहला रीजन ये रहा सर कि एक्सपोर्ट जिन्होंने किया नहीं है, तो पहले क्या था, थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट अलॉट मिलो अपने अपने कर लेते थे, कि थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट जो अभी नहीं है, अभी बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट दोबारा अलॉट करेगी, तो पहला बेसिक कोटा आ गया, उसके बाद एडिशन आ गया, उसके बाद रिवाइज कोटा आ गया, अभी भी जो नहीं है, जैसे 60 लाख मेट्रिक टन का हमारा टारगेट है और 38 की फिगर चल रही, अराउंड 40 समझो, तो 20 लाख टन जो अभी एक्सपोर्ट नहीं हुई है टारगेटेड आउट ऑफ 60, अगर जो मिल करना चाहती है उनको अगर अलॉटमेंट तुरंत ही दिया जाए, देखो वी आर एट द एंड ऑफ द मई, हमारे पास 1-1.5 महीना ही है, अदरवाइज पोर्ट्स बंद हो जाएंगे फिर जुलाई में, जुलाई अगस्त सितंबर, तो अक्टूबर से आगे शुरू हो जाएगा, तो ये स्टॉक्स कम करने का अभी तय चीनी बन गई है सर, व्हाटएवर क्वालिटी ठीक है कहाँ, लेकिन उसको एडिशनल कोटा तुरंत ही देना जरूरी है, तो इस वजह से एक स्टॉक कम हो जाता है। दिस इज एग्जिस्टिंग स्टॉक। अबाउट द नेक्स्ट ईयर स्टॉक, जिसके पास डिस्टिलेशन कैपेसिटी एडिशन हो रही है, उसका काम जिसका पूरा हो गया वो आ जाएगा, उसका बिहेवियर जो सबसे फायदेमंद है उसी से चला जाएगा, उससे थोड़ा चीनी कम पैदा होगी, इथेनॉल का टारगेट भी थोड़ा आगे चलेगा, और टू मेक अ बैलेंस, एक्सपोर्ट माने फिर इंसेंटिव की बात आ गई ना, सो ये शुगर को कहीं ना कहीं हमें बैलेंसिंग पे लेना चाहिए, तो ब्राजील मॉडल जो है, जितना चाहिए उतना चीनी बनाओ, एक 2-3 महीने का स्टॉक आगे जो करना है वो रखो, बाकी सब कंपल्सरीली शुड कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल। जैसे इथेनॉल के सब दरवाजे खोल दिए हैं, पहले सी हेवी मोलेसिस से बनता था, डी हेवी का रूट आ गया, जूस का भी आ गया, और आगे तक ये भी कह दिया उन्होंने कि अगर चीनी आपके पास पड़ी है तो चीनी से भी इथेनॉल बनाओ, हम अच्छा दाम देंगे जो जूस का। इस इतना गवर्नमेंट इज वेलकमिंग बाय ऑल वेज, जितना जितना करना चाहिए था गवर्नमेंट ने इथेनॉल पे कर दिया है, और एक ही बात उसने कहनी चाहिए कि हर साल का रेट जो देना चाहिए कि एक 5 साल का अगर सामने रखा गया एक एडवांस, 5 साल में हम ये करेंगे, एफआरपी भी 5 साल का होगा, एमएसपी भी उस हिसाब से होगा, और इथेनॉल का ओनली प्रोडक्ट मिक्स, व्हाट इज इथेनॉल, इट इज अ प्रोडक्ट मिक्स, शुगर एंड इथेनॉल। इतना पैसा एक्सपोर्ट सब्सिडी पे खर्चा करने में, ये इंस्टॉल कैपेसिटी लगी है और लगने वाली है, बहुत से प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में, अगर वो भी हो जाए, एक सेल्फ बैलेंसिंग मॉडल अपने आप में आना चाहिए, लेकिन उसका तुरंत ही कुछ डिसीजन पेंडिंग है गवर्नमेंट, जो नॉन मॉनेटरी डिसीजन है, तो जल्दी अगर हो जाए, फर्स्ट इज जो 20 लाख टन बचा है जो नहीं करना चाहते मिले, वो गवर्नमेंट अलॉट कर दे, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगी। इसके पास स्टॉक है उसका कोई चारा है ही नहीं अभी, क्योंकि अभी देखो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 5 महीने बचे हैं, अगला माल आ जाएगा, तो 5 महीने तो सेल नहीं कर सकेंगे। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इज एक्सपोर्ट अलॉटमेंट, और दूसरा करना है अगले साल का भी करना है, और एक्सटेंशन जो भी करना है तो जल्द से जल्द उसका भी स्कीम आ जाए। इथेनॉल के पाइपलाइन प्रोजेक्ट हो तो और टारगेटेड डेट्स पे पूरे हो जाए, जिसका पेंडिंग है वन और द अदर जेट, जैसे एनवायरमेंट क्लियरेंसेस की बात है, ये है, मेक इट कंपल्सरी, और दाम भी अच्छा मिल रहा है, एक अपने आप में प्रोडक्ट मिक्स सस्टेनेबल हो जाएगा।
तो सबके लिए फायदेमंद होना भी जरूरी है कैपिटल में। उसमें लॉस किसी का है ही नहीं, लॉस किसी का नहीं। दैट्स माय व्यू। इसमें जो एक चीज जो अपना एथेनॉल डाइवर्जन की जो अपन बात कर रहे हैं सर, एक और जो पैरेलल डिस्कशन चल रहा है वो है एमएसपी बढ़ाने का। तो ये दोनों एक साथ कैसे लागू होंगे? क्योंकि अगर एमएसपी बढ़ाते हैं तो क्या मिल वालों का इंक्लिनेशन शुगर की तरफ ज्यादा नहीं हो जाएगा? इन माय व्यू अभी जो लिक्विडिटी का प्रॉब्लम सब जगह चल रहा है बिकॉज ऑफ कोविड है, अदरवाइज भी लिक्विडिटी का प्रॉब्लम था बिकॉज स्टॉक बिका गया नहीं है। तो लिक्विडिटी का प्रॉब्लम हमेशा रहता ही रहता है। तो इस बार थोड़ा एग्रीवेट हो गया प्रॉब्लम। तो एडिशनल रेवेन्यू और एडिशनल कैश बिजनेस में लगाने के लिए दिस इज ऑफ सीजन है। तो प्राइसेज जो एमएसपी है उसमें देखो फिनेंशियल कॉस्ट इंक्लूड नहीं किए गए हैं। जो भी 29 भी था इट कवर्स ओनली कन्वर्जन कॉस्ट। इंटरेस्ट कॉस्ट और डिप्रेशन कॉस्ट जो मिलों को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को उसको एडअप करना चाहिए, टॉपिंग करना चाहिए, वो कंसिडर नहीं किया गया था। ठीक है 24-25 पे डोमेस्टिक मार्केट चला गया, कहीं ना कहीं रुकना चाहिए तो 29 बेंचमार्क आ गया वहां तक, ठीक है 29 से 31 हो गया वो भी, लेकिन उसमें इंटरेस्ट कॉस्ट और डिप्रेशन कवर नहीं हो रहा है। सो एवरी मिल इज इन कैश क्रंच पोजीशन। तो कोई 20% एडिशनल क्रेडिट दे रहा है नहीं दे रहा है। अभी कैश क्रंच के लिए अब आप बात आ गई एमएसपी से। इमीडिएट सॉल्यूशन जितना ऑप्टिमम कॉस्ट है फाइनेंशियल कॉस्ट बजाय कर्जा देने से और उतना हो मिट आउट हो जाए, मार्केट से मिल जाए पैसा। लेकिन एक चीज भी ध्यान हो, जैसे एमएसपी बढ़ाते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी अगर फिर बढ़ाना शुरू हो जाएगी, एफआरपी भी बढ़ाओगे उस हिसाब से, तो दोनों चीजों बैलेंस करने के लिए एक बेंचमार्क फिक्स कर दो। अदरवाइज क्या हो जाएगा आपका कि ये बढ़ा दिया, ये भी बढ़ा दिया, ये बढ़ा दिया, ये बढ़ा दिया, कहाँ बैलेंस करना ही नहीं करना है। अदरवाइज क्या पैसा भी जाएगा और आउटपुट नहीं आएगा। तो ट्रेजरी जिसके पास भी होगा तो संभाल के रखना भी अपने आप एक बहुत बड़ी चीज है। इन माय व्यू आज की तारीख में वो कॉस्ट कवर नहीं कर रहा है, वो कॉस्ट कवर कर दो, लेकिन ये बढ़ दिया इसे बढ़ा दिया इसलिए दिस इज नॉट सॉल्यूशन। तो कोई पहले आप करके ये पहले चले गया, फिर शेतकरी संगठन फार्मर्स पूछेंगे कि हमारा भी कुछ ख्याल रखो भाई। ये पहले आगे आगे गाड़ी किसके आगे चलेगी किसकी पीछे रह जाएगी। तो दोनों साथ, इसलिए कॉस्ट ऑफ कन्वर्ट जो है कवर करो, उसमें इंटरेस्ट वगैरह इंटरेस्ट तो बैंक में देना, अभी 3 महीने का दे दिया गया 6 महीने का हो जाएगा, और कितना दोगे, बैंक भी कितना देगा, लिक्विडिटी आएगा कहां से। और तीसरा चीज उसमें जब बहुत मायने रखता है सर, क्योंकि 2013-14 से हम 17, 18, 19, 20 भी है, जो पैसा दिया है टू पे एफआरपी, पहला सिफासु लोन 13-14 का 6,000 करोड़, 6,000 करोड़, 11,000 करोड़, ये सब ये पैसा मिलों के पास आया है, वापिस कितना गया उसमें, अभी रीशेड्यूल होगा, और कहीं ना कहीं वापिस देना है ना जिसका लिया है। ठीक है 1 साल के इंटरेस्ट सबवेशन हो गया, ये हो गया, तो पूरा बैलेंस शीट सब मार खाएगा। तो एक बार डिसाइड कर लो कि जैसे इथेनॉल का प्राइस फिक्स कर दिया, CAVC 43, 53, 59, तो कन्वर्जन कॉस्ट ये इसमें मिल जाएगा, एफआरपी होगा, क्योंकि 75% कॉस्ट तो एफआरपी का ही है ना, गन्ने का कॉस्ट है, 25% में बचता ही क्या है सर, हार्वेस्टिंग थोड़ा जोड़ दो, लेबर कॉस्ट 10%, स्टोर कंजम्पशन 3-4%, 1.5% टर्नओवर का मिल जाए आफ्टर टैक्स प्रॉफिट, तो बहुत बढ़िया होंगे। तो एमएसपी बढ़ना चाहिए टू मेट द इंटरेस्ट कॉस्ट, फाइनेंशियल कॉस्ट जो अभी तो बैंक में पैसा जाएगा क्योंकि स्टॉक्स तो बैंक के प्लेज में है, तो सेव मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, शुगर मिल एज वेल एज द बैंक, तो बढ़ना ही चाहिए, बट इट्स नॉट लाइक दैट आप हर भी में बढ़ा दो उसी के साथ, तो फिर मिसमैच होगा सर, तो फिर मिसमैच होगा। और इथेनॉल का लॉन्ग टर्म पॉलिसी देखो 3 साल 5 साल का बनाना चाहिए। और एक मेरा छोटा सजेशन है, देखो आप कैसे, जैसे 15, 16 और 16, 17 में सर एफआरपी 2 साल के लिए अनाउंस कर दिया था, वन टाइम 2 साल के लिए, अभी भी 2 साल का हो गया, 18, 19, 19, 20 का 2 साल का हो गया, क्योंकि गन्ने का क्रॉप कितने महीने का है, जैसे इंडिया का पैटर्न है कि प्लांटेशन किया और 2 रोटो ले लिया, तो ये 36 मंथ का क्रॉप पकड़ा जाएगा,
36 मतलब 3 साल हो गए ना। तो बेसिकली जब मैं गन्ना प्लांटेशन करने जाता हूं तो मुझे 3 साल का आगे का थोड़ा फोरकास्ट होना चाहिए। किसी भी पॉलिसी शुगर में 3 साल के टाइम पीरियड के साथ फ्रेम करो, तो अदरवाइज क्या हो जाएगा कि मिसमैच सब जगह होता जाएगा, मिसमैच सब जगह होता है। एक भी कोई मिसमैच हो जाता है सब पूरा हमारा ये कैलकुलेशन थोड़ा डाउन हो जाता है। बस मैं वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट सर। बेसिकली आई मीन टू सम इट अप, आप कह रहे हैं कि पॉलिसीज लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव में आएंगी तो इट विल गिव मोर अपॉर्चुनिटी फॉर द मिलर्स प्लान करने के लिए कि आगे कैसे अपने प्रोडक्शन को प्लान करें, क्या डाइवर्शन को प्लान करें, एंड हाउ टू इंक्रीज द रेवेन्यू। वेरी वैलिड पॉइंट सर। आई थिंक आई हैव आई मीन मेरे सवाल तो खत्म हो गए। आई विल रिक्वेस्ट विकी भाई, अगर आप इफ यू वांट टू सम अप द डिस्कशंस कि हमने जो आज डिस्कस किया, इफ यू वांट टू हैव गिव अ ब्रीफ समरी। आवाज थोड़ी क्लियर नहीं है कपिल भाई आपकी। आपको आ रही है मेरी क्लियर आवाज? आपकी आवाज क्लियर आ रही है विकी भाई। मुझे थोड़ी आपकी आवाज क्लियर नहीं है, थोड़ा सा प्लीज। क्या आपका क्वेश्चन है? आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये बोला विकी भाई कि आप मेरे सवाल खत्म हो गए। मैं चाह रहा हूँ आप अगर थोड़ा सम अप करें, उसके बाद फिर अपन जो अपने ऑडियंस है उनके पास जाके उनके क्वेश्चंस भी लेंगे। उसके पहले आप आज का डिस्कशन अगर सम अप करना चाहें और एक राह दिखाना चाहें आगे की। देखिए, मैंने आपको रहा की और उसकी कोई बात ही नहीं है। देखिए, मैं जोशी साहब से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं सलूट करता हूँ सबसे पहले ऐसे एक इंडस्ट्रियल में जो इस तरह का लोग व्यू रखते हैं ना, मैं उनको सलूट करता हूँ। हमारे को ये मान के चलना है आज किसी भी प्रॉब्लम के लिए कि हमें सच का राह ढूंढनी है। सच की राह क्या है? सच की राह यही है कि जो यतीन भाई ने भी कहा, जोशी साहब ने भी कहा कि हमको चलना है एक लॉन्ग रन के अंदर में। आज शुगर ट्रेड के अंदर में अगर आप जाएंगे, आप शुगर इंडस्ट्री के अंदर में जाएंगे, आप किसी भी चीज का काम करें, चीनी का करें, दाल का करें, या कोई भी किसी भी चीज का काम करेंगे, बिजनेस करें, ट्रेडिंग करें, मैन्युफैक्चरिंग करें, लॉन्ग टर्म पॉलिसी जब तक नहीं रहेगी तब तक हमारे सामने हर साल समस्या खड़ी रहेगी। इन समस्याओं के लिए यही है कि हम ये कहें 5 साल का हमारा रोड मॉडल ये है, हमारा 10 साल का ये है। अब आप प्रॉब्लम क्या होती है? चीनी का प्राइस जरा सा बढ़ता है, आप स्टॉक लिमिट की बातें करने लगते हो कि भाई प्राइस बढ़ गया, स्टॉक लिमिट कर दो। किसी भी काम के लिए तो क्या होता है, इन्वेस्टर हट जाता है। जो लोग आते हैं स्टॉक, जो जैसे अभी जोशी साहब ने कहा कि इंटरेस्ट बर्डन, अब ट्रेडर उस बर्डन को उठाना चाहता है और उसके दिल में डर है कि अगर प्राइस जरा सा भी बढ़ा, कपिल भाई आप चले गए, कोई बात नहीं, आपको मेरी आवाज आ रही है ना? प्राइस अगर जरा सा भी बढ़ा तो इन्वेस्टर के दिल में डर क्या है कि प्राइस बढ़ा तो हम लोगों के सामने एक तलवार लटकती हुई है। तो आप सब लोगों को, अगर सब लोग मेरी बात से सहमत हो, तो मैं तो सबसे यही दुआ करूंगा कि एमएसपी की जगह सरकार कहे कि एमएसपी हम हटाते हैं, ट्रेड फ्री करते हैं, एक्सपोर्ट हम फ्री करते हैं, सब चीज फ्री करते हैं। बस इसी के साथ अब आइए आप चर्चा पे चलते हैं, ये चर्चाएं चलती रहेंगी। धन्यवाद। थैंक यू। ऑडियंस में जो सवाल पूछना चाहें। Kapil sir, we have Mr. Dipinder who wants to ask a question, so I'm just giving him permission to ask his question. बसरा साहब। Hey Kapil. सत श्री अकाल। Can you hear me? या सत श्री अकाल। हाँ, सत श्री अकाल कपिल। गुड मैन। अच्छा यार कपिल, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ऑल्टरनेटिव ऑफ हाई शुगर प्रोडक्शन इज ethanol or like demolasses and cane juice को डाइवर्ट करना है away from sugar production, but I guess उसके लिए जो कैपेसिटी एक्सपेंशन एंड फ्रेश कैपेसिटीज लगनी चाहिए, आर दे एट पास के वो 2021-22 सीजन में एक एप्रिशिएबल अमाउंट शुगर से डाइवर्ट कर सके? ये सवाल किसके लिए है दीपेंद्र? I mean, it's a general discussion, right? जोशी साहब, आप you want to take this question
कि दीपिंदर इज आस्किंग कि हमारे पास डू वी हैव एडिशनल कैपेसिटीज और वी विल हैव दोज सरप्लस कैपेसिटीज बाय 21-22 शुगर सीजन, जिसमें हम अपना जितना भी सरप्लस है उसको एथेनॉल में डाइवर्ट कर पाएंगे एंड वी विल बी इन अ बेटर पोजीशन देन वेयर वी आर टुडे. Yes, we can go for more ethanol. No doubt. जो इंस्टॉल अभी प्रोजेक्ट सैंक्शन किए हैं और इन बिटवीन जो है, मैंने पहले ही बताया कि इन बिटवीन जो है सैंक्शन स्टेज जो है, जो बढ़ाना चाहता है उसके क्लियरेंसेस अगर जल्दी मिल जाए, क्योंकि इट टेक्स अराउंड 1 year टू गो फॉर द इथेनॉल प्लांट. 1 साल अगर सब पूरा डॉक्यूमेंट है तो 1 साल के अंदर प्रोडक्शन कैपेसिटी बन जाती है. नाउ वी आर एट द बिगिनिंग ऑफ 2021. तो 21-22 की बात है कि विद इन मंथ्स टाइम अगर ये सारा प्रोजेक्ट पाइपलाइन में जो प्रोजेक्ट है उससे क्लियरेंस के रुके हैं, कहीं एनवायरमेंट में होगा, कहीं बैंक में होगा, कहीं मिनिस्ट्री में होगा, कमेटी के सामने होगा. अगर उसके क्लियरेंसेस मिल जाते हैं तो मिलर्स नो दैट देयर इज नो ऑप्शन अदर देन टू गो फॉर इथेनॉल. सो विद दिस कैपेसिटी द नोट 33 million 32 million कोई दिक्कत नहीं सर. 240 260 290 रखो, 2 साल का स्टॉक रखो, साथ में 2 महीने का स्टॉक रखो, 3 महीने का स्टॉक रखो, ऊपर का हो जाएगा सर. प्राइस इज वेरी अट्रैक्टिव फॉर इथेनॉल बट इट शुड बी लॉन्ग रन. लॉन्ग रन 3 साल का, पहला 5 साल का थोड़ा एक मैप बनाओ के चलो तो सबको ले. जैसे विक्की साहब ने बताया कि सब साथ चलेंगे, लेकिन ब्रॉडर व्यू एक रोड मैप बना के जाएंगे और लॉन्ग टर्म विजन होगा तो सबके लिए सही रहेगा. Maybe through this forum, basically what we can propose is that कि maybe एक सिंगल विंडो अप्रूवल्स होने चाहिए, जिससे जो प्लांट्स हैं उनका सेटअप और उनका इंस्टॉलेशन फटाफट हो, and then I think processes are taking a lot of time. I just want to add here, Kapil, the demand as on date basis a 10% blend. आपकी डिमांड है 4.5 बिलियन लीटर्स. इस साल ऑफर्स कितने थे? 1.59 बिलियन लीटर्स. Around 1.7 got 1.7 something. So demand is 4.5 basis 10% blend, and okay, let's forget COVID, but your annual increase in petrol consumption is running at between 8 and 10%. So every year you're going to add 8 to 10% of your. So by next year it should technically be at 5 billion. The year after 5.5 billion liters of ethanol purely for blend. That's all I want to add. So demand is there. Dipinder, I hope you got a satisfactory reply. Yeah, I mean that was the whole question. के Jatin bhai has further highlighted it कि 5 billion liter होना चाहिए, which is like for fuel, and total आपका 8 billion का capacity होना चाहिए. So I think we are talking of 8 billion liters in coming 2 or 3 or maybe 5 years. But that's where we eventually have to be there. Yeah. So seems like the work is already in progress. Yeah, thanks. Thank you. So there's one more question which has come in. Instead of increasing MSP, why can't the industry also link the cane price with sugar or adopt a Brazil model of cane pricing? The question is to Joshi sir and Yatin sir. Hello. Joshi sir. There is a linkage formula is there. Dr. Rangarajan Committee has put up linkage formula, which is in operation since 13-14. लिंकेज फार्मूला सर है ही 70-30 का लिंकेज फार्मूला है ही. इम्प्लीमेंटेशन भी ठीक तरह से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं. लेकिन जो कॉस्ट ऑफ अभी एमएसपी मैंने बताया कि एमएसपी ओनली कंसिस्ट ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट लिया गया है. उसमें फाइनेंशियल कॉस्ट और नॉन कैश चार्जेस लाइक डिप्रिसिएशन इट इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट एज द बर्डन ऑन द मिलर साइड. अभी देखो एरियर्स भी देखो, इसलिए एरियर्स भी बढ़ रहे हैं क्योंकि बैंक के पास से ही पैसा आना और बैंक बोले हमारा इंटरेस्ट नहीं आया, ये नहीं आया, सब्सिडी का अमाउंट नहीं आया. देखो मिनिस्ट्री के पास सब्सिडी का इतना एक्सपोर्ट जिसने किया, बफर स्टॉक किया, उसका पैसा नहीं आया. तो द होल चैनल शुड बी क्लियर बाय वन और द अदर वे.
सो लिंकेज फॉर्मूला शुड बी देयर, अभी भी एग्जिस्टिंग में है लिंकेज फॉर्मूला, लेकिन कहीं ना कहीं वो अटक जाता है, तो नहीं होना चाहिए. सो दिस सिस्टम इज इन प्लेस. माय व्यू, लिंकेज तो होना ही चाहिए. ये आई थिंक ये मांग तो इंडस्ट्री की कभी रहती है, फिर कभी भूल जाते हैं. द बिग प्रॉब्लम इज पॉलिटिक्स. अल्टीमेटली पॉलिटिशियन को गन्ने का दाम का कंट्रोल छोड़ना नहीं है, फॉर वट एवर रीजन. अभी आई एम नॉट गोइंग टू डिबेट दैट, बट अल्टीमेटली इंफॉर्मेशन, we have all the Rangarajan committee was one of the last ones, but अगर आप उससे पहले 5 कमेटियां देखेंगे, हर 5 साल में एक कमेटी बैठती है, हर 5 साल में एक हाई पावर्ड कमेटी बैठती है, हर कमेटी की रिकमेंडेशन आती है, गवर्नमेंट 2 रिकमेंडेशन उसमें से पिक करती है जो उनको अच्छी लगती है, बैलेंस वो भूल जाते हैं. और एवरी कमेटी का रिपोर्ट आप देखिएगा, वेरी कंसिस्टेंट कि भाई अल्टीमेटली रॉ मटेरियल प्राइस हैज टू बी लिंक्ड टू फिनिश्ड गुड प्राइस. वो अल्टीमेटली आगे जाके क्या करेंगे, तो इट्स अगेन अ वेरी पॉलिटिकल डिसीजन. आई डोंट नो इफ दिस इज द राइट फोरम टू डिस्कस दिस. I'm unmuting Roffin Brothers for the question. इश्तियाक भाई होंगे. हेलो समीर भाई पूछे सवाल. समीर भाई. हाँ जी. जी आप पूछेंगे आपका क्वेश्चन. हम फैक्ट्री, डिफॉल्टर फैक्ट्री और डिफॉल्टर पार्टीज की लिस्ट बना के सर्कुलेट कर सकते हैं ना? कहाँ सर्कुलेट करना चाहते हैं आप? ट्रेडर्स में. आपका जो इंडिपेंडेंट व्यू सर. तनवीर भाई आप जरा जवाब दीजिए इसका. तो बंटी भाई आप अनम्यूट करना पड़ेगा. म्यूट है बंटी भाई. आया था लेकिन अपने यतीन भाई, सबके दर्द एक जैसे ही हैं, सबके घाव हरे हैं भैया. इसकी कोई रेमेडी चाहिए. इसकी रेमेडी नहीं मिलेगी तो बहुत परेशानी होगी आगे. इसका तो जीतू भाई ने सॉल्यूशन दिया. एक आर्बिट्रेशन बॉडी होनी चाहिए जो मिल्स भी फॉलो करें, जो ट्रेडर्स भी फॉलो करें, जो सब लोग फॉलो करें. एक प्रॉपर विकी बाबू ने, विकी भैया ने, जीतू काका ने, दोनों ने बहुत अच्छी ज्ञानवर्धक बातें जरूर बताई है, पर प्रैक्टिकली हम अगर उसको देखने के लिए जाते हैं, मेरा कोई उनसे वो नहीं है कि मैं उनकी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूँ, वैसा मसला नहीं है. पर प्रैक्टिकली जैसे जीतू काका ने बोला कि हमारे संबंध पहले कैसे हैं, भाई पहले संबंध होंगे उसके बाद ही आप व्यापार कर सकते हैं. हमारे संबंध जिन लोगों से 10 साल 15 साल 20 साल 25 सालों से हो रहे हैं, जिनसे पुराने संबंध, वो लोग भी अगर डिफॉल्ट करते तो हम कहाँ जाएं, किसके ऊपर विश्वास करें? बंटी भाई, इसके लिए अपने पास ट्रेडर्स का एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन होना चाहिए. क्या ख्याल आपका? विकी बाबू, गौतम, आपका क्या ख्याल है? गौतम भाई, विकी भाई आपका क्या व्यू है? मैं आपको ये चीज कहूंगा, ये एसोसिएशन वगैरह जो तनवीर भाई चाह रहे हैं, मैं एक्चुअली 8 साल जनरल सेक्रेटरी रहा दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन का. एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, उसके 1100 है. आप अगर देखेंगे, आप मैं दिल्ली बैठा हूँ, तनवीर भाई इंदौर बैठे हैं, जीतू भाई कोल्हापुर बैठे हैं. आप काम सब लोग हम अलग अलग शुगर फैक्ट्री से कर रहे हैं. कोई यूपी से कर रहा है, कोई कोल्हापुर में कर रहा है, कोई सांगली में कर रहा है, कोई कर्नाटका में कर रहा है, कोई बेलापुर लाइन के पे कर रहा है, कोई शोलापुर लाइन पे काम कर रहा है.
तो ये जो पैसे का जो मैटर होता है ना, ये आप ये सोचेंगे कि ये कोई इस तरीके से एसोसिएशंस के थ्रू पैसा कवर हो जाएगा या हम फोर्सफुली उससे पैसा ले लेंगे। एसोसिएशंस को किसी भी तरह की कोई कानूनी पावर्स नहीं होती उस पैसे को रिकवर करने की। और इस देश के अंदर में जब हम बात करते हैं तो मैं आज एज ए ट्रेडर ये मान के चलता हूं कि जब ये चेक बाउंस का केस आया, चेक बाउंस का लॉ बना था ना, उस टाइम लोगों ने डर के मारे चेक देने छोड़ दिए थे, बंद कर दिए थे। वो हम कहते थे भाई तू माल उधार ले जा, चेक हमें दे जा, तो वो कहते थे नहीं जी लाला जी चेक नहीं दूंगा। तो हम कहते थे इस पार्टी को उधार में माल नहीं देना। आज उस कानून की हालत क्या हुई? कानून यहाँ पे बनते हैं पर उन पे इम्प्लीमेंट होना, उनके ऊपर में कानूनी प्रक्रिया का इतना बड़ा बोझिला सिस्टम है कि यहाँ आदमी को कानून का न्याय तब मिलता है जब आदमी मर जाता है। आप अपना पैसा रिकवर करने जाएंगे, सारे मंच हैं। तनवीर भाई आप क्यों कह रहे हैं चेक आप बाउंस लीजिए, आप केस लड़िए, मैं भी लड़ रहा हूँ 4-4, 5-5 साल से। जब आप अगर सोचेंगे कि वो पैसा रिकवर करने की प्रक्रिया क्या है, कानूनी प्रक्रिया, तो आप थक जाएंगे सिस्टम से। तो मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि अगर आप सच में इस देश की हालत सुधारना चाहते हैं और व्यापार की हालत सुधारना चाहते हैं तो आपको टाइम फ्रेम लॉ लाना चाहिए कि 2 साल में, 3 साल में, मैक्सिमम 3 साल के अंदर में इस पे फाइनल जजमेंट आएगी सुप्रीम कोर्ट तक, तब तो आपको रिलीफ मिलेगा। नहीं तो आप लड़ते रहिए 20 साल 50 साल, सीधी सी बात है, और कुछ नहीं होना है। मैं सीधा कहूंगा आप इसमें कुछ भी करिए, क्या ये दर्द हो या ये दर्द जिगर हो, कुछ नहीं होना इसके अंदर में, मैं क्लियर हूँ। धन्यवाद। थैंक यू भाई, थैंक यू। एनी मोर क्वेश्चंस? और क्वेश्चन है? कपिल, हाँ जी Kapil, I have a question to Yatin sir with reference to the balance sheet which has been shared. Yatin sir, so far what we have understood कि अभी तक में लगभग 40 से 42 लाख टन के कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं एक्सपोर्ट के, और उसमें से तकरीबन 5 से 7 लाख टन माल जो है वो ट्रांजिट में बताया जा रहा है, लगभग 35-36 लाख टन ऑन बोर्ड हो चुका है। सो लुकिंग एट द कोविड सिनारियो, इस समय पे जो पोर्ट की कैपेसिटी हमें पता चल रही है कि जैसे JNPT 5 या 10% पे मूव हो रहा है, या फिर कांडला मुंद्रा मैक्सिमम 20% पे काम कर रहे हैं, तो ये दोनों चीजों को देखते हुए डू यू फील कि हम 5 मिलियन टन जो आप बैलेंस शीट में लेकर के चल रहे हो उतना कवर कर लेंगे, लुकिंग एट द फर्दर सिचुएशन की रेनी सीजन भी सामने आ रही है और ब्रेक बल्क वेसल करना उस समय पे बहुत मुश्किल हो जाएगा जो इस समय पे ईरान के शिपमेंट चल रहे हैं, तो प्रैक्टिकली थोड़ा सा पॉसिबल लग रहा है कि हम 5 मिलियन तक कर पाएंगे? देखो 36 लाख टन का जो आप आंकड़ा दे रहे हो वो अर्ली मई में था, ये 36 लाख टन शिफ्ट एंड नॉमिनेटेड, यानी कि वेसल आ गया था, माल पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है। 42-43 लाख, आई थिंक 46 लाख टन का कॉन्ट्रैक्टिंग हो गया था। इसमें मेनली जो लार्ज वॉल्यूम जो था वो था बल्क रॉ शुगर इन बल्क, तो वो बड़ा पराया मई एंड जून एंड तक निकल जाना चाहिए। फिर जो बचता है कैपेसिटी नो डाउट बहुत घट गई है और प्रॉब्लम्स भी बहुत आने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं आने वाले हैं, बट आई थिंक ये 3-4 लाख टन प्लस माइनस में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। व्हेन यू जब आपके पास 120 लाख टन का स्टॉक है तो उसमें 3-4 लाख प्लस भी हो या माइनस भी हो फर्क नहीं पड़ेगा। अल्टीमेटली बैलेंस शीट विल गेट एडजस्टेड सितंबर 30th तक, फिगर देखते हैं क्या आता है। So it's I mean it's neither here nor there. Right sir, thank you. So we have one last question from Babajan Corporation. सर आप आपका सवाल पूछ सकते हो। हेलो जी गुलाम भाई बताइए। मेरा सवाल ये सर कि चीनी मिले को नेगेटिव लिस्ट हटाने के लिए आरबीआई ने जो सलाह दी है
हेलो। हाँ जी, हाँ जी। तो सरकार ऐसा करती है तो इससे क्या बेनिफिट मिलेगा और सरकार चीनी मिलों को क्या राहत पैकेज दे सकती है? आई थिंक जोशी साहब इसका सबसे अच्छा जवाब दे पाएंगे। हाँ गुलाब भाई, अभी शुगर फैक्ट्री की जो मैंने पहले ही बताया कि 7-8 साल से जो कर्जा शुगर फैक्ट्री के ऊपर आया है टू पे द एफआरपीज, तो बैलेंस शीट तो निगेटिव में चली रही है। तो विद द नॉर्म्स, क्रेडिट रेटिंग नॉर्म्स एंड ऑल दीज नेटवर्थ, एनडीआर रेटिंग्स, तो विद द प्रेजेंट नॉर्म्स द शुगर तो निगेटिव लिस्ट में जाना ही था, वो चला गया है। अब निगेटिव लिस्ट में जाना ये अपने बहुत फाइनेंशियल इट इज बहुत खराब बात है, लेकिन वो प्रैक्टिकल असल में वही है ना, लिक्विडिटी नहीं है तो निगेटिव लिस्ट में रखने से एक बिजनेस तो बंद नहीं करना है, बिजनेस तो शुरू रखना है। बिजनेस इज गोइंग कंसेप्ट, और ये भी रूरल इंडिया में चलता हुआ अच्छा खासा बिजनेस है। कोई जो पॉलिसीज के अंदर बदलाव लाना है उसमें से एक है कि उसको निगेटिव लिस्ट से हटाओ, ताकि जो फाइनेंसर है, बैंक फाइनेंस की भी बात चली, फंडिंग की बात चली, तो बैंकर्स के लिए भी एश्योरेंस होना चाहिए कि भैया जिसके साथ हम व्यवहार कर रहे हैं, जिसको लोन दे रहे हैं, ये शुड बी इन द लिस्ट में होना चाहिए ना। पॉजिटिव लिस्ट में जो भी है, देखो बिजनेस की हालत ये है और कोई अच्छा खासा दाम कमा दिखा रहा है ऐसा थोड़ी है। सबके लिए देखो पैसा तो पेमेंट आएगा, जो गवर्नमेंट में सब्सिडी दिया है वो पैसा भी जो मिलों के पास आया वो फार्मर को दिया है, सॉफ्ट लोन मिला है वो भी फार्मर को पास ऑन किया है। इससे कोई असेट तैयार नहीं हुए हैं। जैसे इथेनॉल की बात चढ़ी, पाइपलाइन में प्लांट है लेकिन वो नेगेटिव लिस्ट में, देखो मार्च का 2020 का बैलेंस शीट नेगेटिव है, बैंक आधा पैसा रोक दे कि भैया देखो आपका मार्च का बैलेंस शीट नेगेटिव में है। सर मैं 2 मिनट आपको रोकता हूँ इधर। हाँ जी। इथेनॉल का जो आप बोल रहे सर, इंटरनेशनल क्रूड ऑयल के रेट तो कम हो गए हैं। यस सर। और इससे अपना लॉकडाउन का वजह से 40% से 60% में बिक्री भी कम हो गई सर। यस तो सर। क्या इथेनॉल पे सरकार जोर लगाएंगे सर? श्योर सर, बिकॉज इथेनॉल का 2017 में ही ये प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कि इथेनॉल पॉलिसी अभी 10% की है। 10% के लिए भी 5 बिलियन लीटर का चाहिए क्वांटम, और जो नए प्रोजेक्ट आएंगे और जो कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं उसके साथ ये चलेगा। प्राइसेस, इंटरनेशनल प्राइसेस कम हुए हैं। देखो हमने कोविड लॉकडाउन पीरियड में नेगेटिव भी देखा प्राइसेस उसका, ये सिंबॉलिक प्राइसेस है, सिंबॉलिक प्राइसेस। लेकिन कोई अभी रिटेल में, अभी पेट्रोल पंप में अगर जाओगे तो जो रेट तो बढ़े हैं सब जगह। तो पॉलिसी शुड बी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, वही हमने बताया कि ये 3 साल का 5 साल का पॉलिसी बना के चलो कि दिस इज द एफआरपी, दिस इज केमिस्ट्री एंड दिस इज द प्राइस ऑफ इथेनॉल फॉर 1 to 3 मोर जो भी है। अगर ये साथ में चलेगा लॉन्ग टर्म, ठीक है, तो विन विन सिचुएशन हर जो पार्टिसिपेंट है इंडस्ट्रीज के, सबके लिए विन विन सिचुएशन रहेगी। ओके ओके, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। ब्लेंडिंग की पॉलिसी जो जिसको बायोफ्यूल्स पॉलिसी वो बोल रहे हैं, उसके लिए तो गुलाम भाई गवर्नमेंट काफी सीरियस है। अच्छा। दैट इज आई मीन क्रूड प्राइस से वो लिंक पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। उन्होंने एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी बनाई है जिसमें वो ग्रीन फ्यूल को प्रमोट कर रहे हैं। पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है इंडिया में जिसके कारण ये ग्रीन फ्यूल को प्रमोट किया जा रहा है। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो उसका एजेंडा अलग है, उससे आपका जो इम्पोर्ट बिल है वो भी कम होता है, पॉल्यूशन कम होता है, लोकल फार्मर्स को सपोर्ट मिलता है। तो उसके सिर्फ इकोनॉमिक्स एक फैक्टर नहीं है, उसके कारण उसके जो बेनिफिट्स हैं और भी बहुत हैं। तो उसके हिसाब से ये पॉलिसी चालू रहेगी, बिल्कुल चालू रहनी चाहिए। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। Sir, I think we're through with our questions, and if you don't have any questions, we can move on towards a wrap up. Yeah, so let's wrap it up. Thank you to all the panelists for contributing आपका आज के डिस्कशन में। खत्म होने से पहले यतिन भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप जो आज डिस्कशन हुआ, अगर आप सब समराइज करना चाहें सबको, और just to give a brief of the entire discussion. Sure. Thank you,
पहले तो चीनी मंडी एंड शुगर टॉक, तनवीर भाई, कि आपने ये वेबिनार डिस्कशन आपने किया। डिस्कशन काफी लंबा चौड़ा हुआ, फ्रॉम शुगर मिल पर्सपेक्टिव, फ्रॉम ट्रेड पर्सपेक्टिव, ट्रेडर्स के भी लॉट ऑफ क्वेश्चंस, अपना कोविड पे भी डिस्कशन हुआ। एक जो मसला अभी तक हल जो नहीं हुआ है और जो ट्रेड का एक सबसे बड़ा पेन पॉइंट अगर कह सकते हैं कि भाई हाउ टू रिजॉल्व डिफॉल्ट ऑफ फैक्ट्री, डिफॉल्ट ऑफ ट्रेडर। देखो, डिफॉल्ट होता है तो दोनों तरफ से होता है, इट इज नॉट जस्ट मिलर डिफॉल्टिंग ऑन द ट्रेड। ट्रेड भी डिफॉल्ट करता है मिल पे, ट्रेड डिफॉल्ट करता है एक दूसरे पे, मिल भी डिफॉल्ट करता है। तो इट इज अ सिस्टेमिक प्रॉब्लम जो सॉल्व करना है। विक्की भाई ने भी बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया है कि भाई एसोसिएशन कैन नॉट गो एंड रिकवर मनी, बट you have to have systems in place. Everybody has to respect the system, respect the law. और ultimately जो I think सबके experience में है, ultimately something like an arbitration, something like a settlement, या फिर जो अपना पुराना system था पंचायत, कि भाई पांच लोगों की पंचायत बैठती थी, वो डिसाइड करती थी, बट उसमें क्या था कि everybody has to accept, जो दो पार्टियां हैं जो जिनके बीच में झगड़ा है, दोनों पार्टियों को दे हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि भाई ये जो बोलेंगे वो सही बोलेंगे। तो आई थिंक दैट इज स्टिल अ पेन पॉइंट जो ट्रेड को लगा है। गुड डिस्कशन ऑन एथेनॉल, ऑन पॉलिसी आगे कैसी बढ़नी चाहिए। एज ऑलवेज देयर वाज डिसएग्रीमेंट ऑन एमएसपी, ऑन रिलीज मैकेनिज्म। तो वो तो ये तो चीनी का बिजनेस है, ये तो चलता ही रहेगा, ये तो इसका कोई उपाय तो है नहीं। कभी एमएसपी लगेगा, कभी नहीं लगेगा। और जैसे विकी भाई बोलते हैं कि भाई जब बाजार बढ़ती है तब तो सब स्टॉक लिमिट आ जाती है, और जब घटती है तो सबके गले में माल फंस जाता है। तो ये इट वाज अ गुड ऑल राउंड डिस्कशन। आई थिंक मेरे हिसाब से ये और रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। मोर पीपल मस्ट पार्टिसिपेट, मोर पैनलिस्ट्स, डिफरेंट व्यूज आने चाहिए बाहर। और मेरे हिसाब से तो आई थिंक इट इज पॉसिबल कि भाई वी कैन बिल्ड अ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, कि भाई अगर किसी के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है या किसी का डिफॉल्ट हुआ है, रिकवरी करना है, तो देयर हैज टू बी अ मैकेनिज्म व्हिच शुड बी मेड अवेलेबल, व्हिच एवरीबॉडी कैन यूटिलाइज, और कोई एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनना चाहिए। तो ये भी एक अच्छी बात निकली है। आई थिंक शुगर प्रोडक्शन बैलेंस शीट का भी डिस्कशन काफी अच्छा रहा है। सो आई वुड लाइक टू थैंक एवरीबॉडी, ऑल द पैनलिस्ट फॉर ज्वाइनिंग, स्पेंडिंग टाइम, Kapil for moderating, Chini Mandi for organizing. So I think that pretty much sums up the discussion today. I hand it over to Kapil or to Shivani, whoever wants to take over from here. एक आखिरी सवाल है मेरा। किससे पूछोगे आप? मंडी भाई अगली बार के लिए बताएंगे, अगली बार सभी से एक आखिरी सवाल है भाई। जितने भी शुगर ट्रेड से रिलेटेड जितने भी ग्रुप्स बने हुए हैं आज की तारीख में, सब जगह पे एक चर्चा चल रही है कि 18 लाख टन का कोटा अगर आता है तो मार्केट पे क्या इफेक्ट गिरेगा। आप तो खाली इसका जवाब दे दो तो कहानी खत्म करते हैं। फिर उसके बाद किसके लिए सवाल? एक्सटेंशन के साथ सवाल किसके लिए है? सवाल सब लोग, बहुत सारे लोगों ने सवाल मुझे भेजा है। मैं सबकी तरफ से एक ही बार में सबको पूछ लेता हूँ। सबके अलग अलग व्यूज आएंगे तो पता चल जाएगा। सिर्फ दो लोग के व्यू पूरे मार्केट में चलते हैं, गौतम भाई के और विकी भाई के। ये जो बोलते हैं वैसे ही होता है। मेरे लिए तो सब एक ही नजर से देखता हूँ भाई सबको। तो बंटी भाई, कोटा चाहे 18 का है या 19 का है या 20 का है, एक्सटेंशन के साथ आता है। मार्केट बेस महाराष्ट्र 31 का जो है वो 31 में ही रहेगा। अगर 20 का भी आए तो भी 31 रहेगा, 18 का आएगा तो भी 31 ही रहेगा।
उससे ज्यादा कोई फर्क 25-50 रुपए टेम्पररी 24 आवर्स के लिए बढ़ता है या कम होता है, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला मार्केट पे। अपने पास बंटी भाई की भी एक बहुत गाइड सारा हो जाए। स्टॉक है, तो इसके लिए मार्केट नहीं बढ़ सकता। बंटी भाई मोर और लेस जो है ना, ये कोटा कम या ज्यादा का जो सिस्टम है, ये काफी समय से महाराष्ट्र कर्नाटका के लिए रिलेवेंट रहा ही नहीं है, क्योंकि कोटा कम ज्यादा का खेल तो यूपी पे ही चला गया है सारा। हाँ, जो भी भाव कम या ज्यादा होते हैं वो यूपी में ही होते। प्राइस डिफरेंस आप देखो, महाराष्ट्र बेस टच करा हुआ होता है, उस समय पे यूपी की चीनी कभी 3400 पे चली जाती है और कभी वापस 3100 पे आ जाती। अगर महाराष्ट्र आप देखेंगे बंटी भाई, तो पिछले 6-7 महीने से एक ही भाव 31 प्लस माइनस 25 रुपीज चल रहा है, कंटिन्यू वही चल रहा है और वही चलता रहेगा जब तक एमएसपी है, तो यही चलेगा। अभी चार बड़े लोगों के वक्तव्य बाकी हैं। तनवीर भाई, अगर हम आज की डेट में देखेंगे तो जो शुगर में तेजी के लिए बिजनेस कर रहे हैं ना, उनको तेजी का बिजनेस करना नहीं चाहिए। कोविड की जो बीमारी है, इसके अंदर में हम देखिए कि शुगर की कंजम्पशन की हालत क्या हुई है पिछले 2 से 3 महीने के अंदर में, और अभी भी इसका जो फ्यूचर है ना, वो क्या है कि शुगर एक ऐसी आइटम नहीं है कि जिससे आप पेट भरेंगे आपकी। ये इसको मैं मानना चाहूंगा कि रिच फूड है, ये अमीरों का खाना माना जाता है था इसको। अब ये लोगों की पहुंच में आ गया है, क्योंकि शुगर अगर आप आज से 30-40 साल पहले देखेंगे, जब शुगर की प्रोडक्शन कम थी और कंजम्पशन ज्यादा थी, खपत ज्यादा थी और उत्पादन कम था, तो उस टाइम के ऊपर में आप ये मानिए कि ये अमीरों का खाना माना जाता था। शुगर का मिठाई खानी है या कुछ मीठा हो जाए। आपकी देख में आज चॉकलेट कौन खाते हैं? अमिताभ बच्चन के ऐड देख के चॉकलेट कौन लोग खाते हैं? वो मजदूर लोग खाते हैं या आप और हम खाते हैं? तो अभी सब लोग क्या है कि इस तरह की एक सिचुएशन क्रिएट हुई है, इसमें किसी का दोष नहीं है, ये कुदरत है। कुदरत सबका इम्तिहान लेती है, तो ये सभी का इम्तिहान ले रही है कि अभी एक ऐसी सिचुएशन हुई है कि आप ज्यादा तेज मंदे पे ध्यान मत लगाइए। आप ध्यान लगाइए कि जो आपकी पैसा है, आपकी पूंजी है, आपका कैपिटल है, वो बचा रहे, सेफ रहे, आप और आपका परिवार सेफ रहे। मेरा आपसे यही अनुरोध है, आप ज्यादा मंदे पे दिमाग मत लगाइए। सभी व्यापारियों को ये कहिए व्यापार करिए। धन्यवाद, नमस्कार। ये यतीन भाई, देखो विक्की भाई ने सबके बिहाफ पे सब सही बोला। ये भाई मैं अगर बोलता ना किसी को, भाई मैं अगर किसी को बोलता तो लोग मानते नहीं। अब मैं कहलवाना आप लोगों से चाहता था, आप समझो। अब विक्की भाई ने सबसे सही बोला है, अपना कैपिटल सेफ रखो, अपने आप को सेफ रखो, तेजी मंदी मत खेलो। तेजी का चांस तो है ही नहीं, आपके पास स्टॉक भरपूर है। ये स्टॉक लिमिट आपको क्या लगता है कि रिलीज कोटा अगर 18 लाख दिया और अगर बाजार 100 रुपया बढ़ गया तो मिल वाले बेचेंगे नहीं क्या? कोटा आ गया सर, जो भी हो, अगर 100 रुपए की तेजी होगी तो मिल वाला एक्स्ट्रा बेच देगा, उसको क्या फर्क पड़ता है? सॉरी जोशी साहब, आप नहीं बेचोगे, जोशी साहब है भी नहीं, बेचारे निकल गए। नहीं है ना, सॉरी, राइट। आप तो बेचोगे नहीं, बट काफी मिल वाले ऐसे भी हैं जो कोटा का बगैर भी बेच देंगे या अगले महीने में एडजस्ट कर लेते हैं। तो Sir, I think we are running out of time now with all the panelists on a time-bound this thing. So we'll wrap up right now. And on behalf of Chini Mandi, I would like to thank the entire team of Sugar Talk for coming up with this wonderful initiative. All the panelists, Yatin sir, Joshi sir, Vicky sir and Gautam sir, thank you so much for all your valuable views. And Kapil sir, without you, this wouldn't have been possible. So thank you so much for moderating so well. And I think you will be getting all the comments over WhatsApp very soon. And yeah, I would not forget all the wonderful participants for being patient and enjoying this conversation. And yeah, next edition will come up soon. So on behalf of Chini Mandi, we all are signing off, and thank you and see you all soon. Thank you. Thank you very much. Thanks to all. Thanks to all. everyone. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.